हाय गाइस, आज हम लोग रिएक्ट जेएस देखेंगे बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बता दूंगा एक ही इसी वीडियो में। तो आप रिएक्ट में मास्टर कर जाएंगे और आप इसको देखेंगे तो मतलब इतना आप सीख जाएंगे जिससे कि आप नेक्स्ट जेएस को सीख सकें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया और इसको मैं बना रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, अगर आपको नेक्स्ट जेएस 14 सीखना है, फिर नेक्स्ट जेएस आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को सिर्फ देख कर, इस रिएक्ट जेएस के कोर्स को आप देख कर आप नेक्स्ट जेएस में स्विच कर सकते हैं। बिकॉज नेक्स्ट जेएस अल्टीमेट हमारा अभी अब गोल हो गया है। बिकॉज नेक्स्ट जेएस ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट जेएस के बजाय। रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल भी सजेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट जेएस ही यूज़ कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको रिएक्ट जेएस आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वही हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, थ्योरी नहीं रहेगा, जिससे कि कम से कम समय पे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैंने ध्यान रखा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपको सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग front-end application or user interface. React.js allows us to create reusable UI component. React.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन या फिर यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। ये आपको रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करता है, फिर अलाउ करता है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट के। मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट आप बना सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, यूआई है आपका, तो छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि बटन हो गया तो बटन एक कंपोनेंट बनाया जा सकता है। एक कार्ड हो गया तो कार्ड एक कंपोनेंट बनाया जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट के रूप में आप इसको एक बड़े एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं और कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इस कंपोनेंट को बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बटन का कंपोनेंट आपने बनाया, तो जहाँ जहाँ बटन चाहिए होगा वहाँ आप बटन कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रिएट किया गया फेसबुक के द्वारा, तो बैक किया गया इसको फेसबुक के, यानी कि रिएक्ट जेएस को फेसबुक के द्वारा क्रिएट किया, तो इसकी बैकिंग फेसबुक के द्वारा है, जिससे कि ये ज़्यादा और कम्युनिटी पे बढ़ के निकल के आया है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ओपन सोर्स है, इफ़िशिएंट एंड फास्ट है, वर्क इन ब्राउज़र और लार्ज कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। अगर इसका काम करने का तरीका देखें तो जैसे कि अभी क्या है, अभी इससे राहुल है, सोनम है, सुमित है, और इसका अगर मुझे कोड लिखना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। राहुल कोड, जो भी कोड होगा वह एक डिप बनाया, उसके अंदर में राहुल नाम है, और जो भी कोड होगा बाकी का वह लिखते हैं। इस तरीके से आपको एक और डिप बनाना पड़ेगा, फिर एक और डिप बनाना पड़ेगा, फिर एक और डिप बनाना पड़ेगा। अगर इसी को आप रिएक्ट जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कस्टमर का एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं और उस कस्टमर कॉम्पोनेंट के अंदर में ये वाला कोड लिख देते हैं कि डिव, और इसके अंदर में नेम, फिर कोड 2 और कोड 3। अब नेम यहाँ पर लिखा है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा स्टैटिक, एक सिर्फ नेम लिखा, तो ये एक तरीके से प्रॉप की तरह हो गया, मतलब एक वेरिएबल की तरह हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा एक कॉम्पोनेंट है, कस्टमर कॉम्पोनेंट। अब बस, अब आपको राहुल अगर डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पर, तब क्या करना है, इस कॉम्पोनेंट को यूज़ करना है। कस्टमर कॉम्पोनेंट को यूज़ किया, नेम में राहुल तो राहुल चला जाएगा नेम में, जिससे कि आपको राहुल वेब पेज पे दिखाई देगा। अब इसी कंपोनेंट का यूज़ करके आप बाकी सब कर सकते हो। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रीयूजेबल कंपोनेंट हो रहा है और कोड रिडंडेंसी भी हमारी कम हो जा रही है। तो ये सारा एडवांटेजेस आपको मिलेगा अगर आप रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे। तो ये तो एक बेसिक एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक यूज़ केस बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है अगर आप रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं या फिर रिएक्ट जेएस सीखते हैं उस केस में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रिएक्ट जेएस का। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिएक्ट जेएस सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं, यानी कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जिसमें ES6 इंक्लूड होना चाहिए। JSX नहीं आता है तो भी चलेगा, मैं आपको इसी में बता दूंगा। NPM आपको पता होना चाहिए, NPM क्या होता है, NPM कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं पैकेजेस को, ये पता होना चाहिए। और अगर ऑप्शनली अगर बूटस्ट्रैप, बुल्मा, टेलविन, CSS, मटेरियल ये सब पता है तो अच्छी बात है, वरना ये ऑप्शनल है, नहीं पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए, जिन लोगों को HTML नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि HTML आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट, यहाँ से HTML की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट 2 मिल जाएगी, एक कोर जावास्क्रिप्ट, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो कोर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट दोनों आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है, बेसिक भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो ES6 का जो टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। देखिए एडवांस जावास्क्रिप्ट, ये ओपन कीजिएगा ये प्लेलिस्ट, और यहाँ पर कुछ तो पहले ऊपर के देख लेना ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले। और सबसे नीचे आना है जहाँ पर ES6 के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए होंगे जो कि रिएक्ट जेएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कौन कौन से है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से कॉल बैक से देखेंगे, कॉल बैक फंक्शन देखिए 131 यहाँ पर अभी दिख रहा है, अभी फिलहाल के लिए नंबर है। कॉल बैक फंक्शन, ये मैप मेथड, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्प्रेड ऑपरेटर, प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता है तो फिर आप रिएक्ट जेएस में बहुत ही आराम से काम कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँ कि रिएक्ट जेएस का एक मेरा पुराना प्लेलिस्ट भी है। देखिए रिएक्ट जेएस यहाँ लिखा था, इसको आप अगर ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी जो मेरा PPT दिखा है वह इसी का PPT था।
तो यहाँ पर आप अगर और रिएक्ट जेएस के बारे में अगर आपको डेप्थ में सीखना है, हालाँकि ये क्लास बेस्ड पर है, मोर सेंट्रिक, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसको मैं जब बना रहा था तो मैं ये वाले भी देख रहा था, ये जो मैंने बनाया था पहले, करीब 4 साल पहले मैंने इसको बनाया हुआ था। तो इसको भी मैं देख रहा था और मुझे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाया। मतलब खुद की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसको देख रहा था रिवीजन के लिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, जेएसएक्स वगैरह ये सब तो सेम वही है। जैसे जैसे जेएसएक्स जो इसमें बताऊँगा वही मैंने यहाँ बताया, प्रॉप्स जो इसमें बताऊँगा वही मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो कुछ-कुछ चीज़ें चिल्ड्रन इन जेएक्स ये यहाँ बताऊँगा वही यहाँ, स्टेट भी सेम। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था थोड़ा बहुत, जैसे फॉर्म वगैरह सब अंडर कंट्रोल ये सब, लेकिन ये थोड़ा-सा क्लास बेस्ड है और अभी मैं आपको फंक्शनल बेस्ड बताऊँगा जो ज़्यादा यूज़ होता है। मगर फिर भी मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ अपने इस कोर्स पर कि भाई इतने डेप्थ में तो कोई किसी कहीं है ही नहीं, बिकॉज़ मैंने अलग-अलग और भी वीडियोज़ देखे। तो अगर आप चाहें तो अभी भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं नॉलेज के लिए। बट यूज़ आपका जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये होता है ज़्यादा, ये ध्यान में रखिएगा। मगर आपको नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। तो ये हो ये रिएक्ट जेएस की बात। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 4 साल पुराना है, तो ये तो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप कब वीडियो को अपलोड किया गया उस डेट को आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि ये जो टूल है या फिर ये जो लाइब्रेरी, ये जो फ्रेमवर्क है या फिर ये जो सॉफ्टवेयर, उसका कौन सा वर्जन अभी आया हुआ है। अगर मैंने इसमें वर्जन रिएक्ट जेएस का 1 बताया है और अभी अगर रिएक्ट जेएस का वर्जन 10 चल रहा है तो मानिए कि ये पुराना है। अगर रिएक्ट जेएस का वर्जन अभी 9 चल रहा है और ये रिएक्ट जेएस 1 है तो भी ये पुराना है। लेकिन अगर रिएक्ट जेएस यहाँ पर जो मैंने बताया है वह 1 है और अभी भी ये 1 चल रहा है या फिर 2 चल रहा है, कोई मेजर अपडेट नहीं है, तो जस्ट बिकॉज़ ये 4 साल पहले अपलोड किया गया इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना है। तो ये आपको डेवलपर वाली सोच रखनी पड़ेगी। कोई भी चीज़, कोई भी ट्यूटोरियल पुरानी होती है अपने अपलोड डेट से नहीं, बल्कि अपने खुद के वर्जन से, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर के वर्जन से वो पुरानी होती है। तो थोड़ा सा डेवलपर वाला दिमाग लगाइए, वरना लोग कमेंट करने लगते हैं कि इतना पुराना अपलोड किया गया है, 4 साल पहले अपलोड किया है, तो ये पुराना हो गया है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको उस जैसे कि एक्सप्रेस जेएस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मॉडर्न स्टैक सीखना है तो रिएक्ट जेएस मैं आपको बता ही रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बाकी बचेगा नोड, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस, तो आप यहाँ से उसको सीख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला, इसका हम एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर आया मैं और ये देखिए नोड मैंने 2 साल पहले किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर करते ये मेरे ख्याल से देखिए ये एक्सप्रेस जेएस यहाँ पर है। तो लोग कहते हैं कि ये जो है आपका 2 साल पहले है तो ये पुराना है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस जेएस का कोई वर्जन आया ही नहीं है और ना अभी 1-2 साल तक आने वाला है। एक्सप्रेस जेएस का वर्जन बहुत स्टेबल हो गया है और ये लोग अपडेट नहीं करते हैं इसको। तो ये अगले 2 साल 4 साल जब तक इसका नया वर्जन नहीं आता तब तक ये लेटेस्ट में रहेगा। जस्ट बिकॉज़ ये अपलोड किया गया है 2 साल पहले, इसका मतलब ये नहीं कि ये आउट ऑफ डेटेड हो गया। नहीं, वैसा नहीं होता। आपको यहाँ पर ये डेट नहीं देखना, अपलोड डेट नहीं देखना। आपको देखना है कि एक्सप्रेस का यहाँ पर कौन सा वर्जन बताया गया है और अभी करंट में एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन आया हुआ है। उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्यूटोरियल पुराना है, कौन सा ट्यूटोरियल नया है। ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं बता रहा, ये मैं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी या फिर जहाँ पर भी आप कोर्सेज़ देखते हैं वहाँ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सीखने का और समझने का तरीका होता है। अभी ये मॉडर्न स्टैक आपको पूरा सीखना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आप रिएक्ट जेएस सीख जाएँगे और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप नोड, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस पे सीख जाएँगे। तो ये आपसे आपका पूरा मॉडर्न स्टैक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आप प्रोजेक्ट बनाइए आराम से, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे ही। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज़ इसका आपको कोई काम नहीं है। तो डेट आपको समझ में आ गया, वर्जन आपको समझ में आ गया और मॉडर्न स्टैक भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। अभी इसको क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ नहीं करते इसको रहने देता हूँ, अभी वापस से आएँगे बाद में हम लोग इसमें। अभी थोड़ी-सी हम लोग रिएक्ट जेएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देख लेते हैं। ये जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो बताया हुआ है। आप यहाँ से इसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, लर्न में क्लिक करेंगे आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। देखिए ये सारा डॉक्यूमेंटेशन यहीं से मैं भी बता रहा हूँ, यहीं से सीख कर, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं अगर आपको सीखना है और डेप्थ में। तो इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। रेफरेंस में जाएँगे तो आपको इसका एपीआई हुक्स वगैरह डिटेल में मिलेगा, जितने भी हुक्स हैं वो सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लर्न में जब क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन में जाएँगे तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में, तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपना रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट किसी रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क के साथ शुरू कीजिए। जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया या फिर रिमिक्स हो गया या फिर गेट्स भी हो गया या फिर अदर जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसके साथ शुरू कीजिए, ऐसा ये लोग सजेस्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि रिएक्ट जेएस अब ज़्यादा यूज़ में कम होने लगा है, उसकी वजह नेक्स्ट जेएस का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इसलिए वो रिएक्ट जेएस को देखेंगे कम से कम समय में और वो नेक्स्ट जेएस पे स्विच करेंगे, ये मैं कह रहा था। क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी इन्होंने यही सजेस्ट किया हुआ है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट जेएस आज जो सीखने वाले हैं वो ना तो नेक्स्ट जेएस से सीखेंगे, ना ही रिमिक्स से और ना ही गेट्स से। हम लोग इसको वीट से इंस्टॉल करके सीखेंगे, बिकॉज नेक्स्ट जेएस से अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये लगेगा अभी के लिए। इसलिए हम लोग ये वाला फॉलो नहीं करने वाला इंस्टॉलेशन का, इसका प्रोजेक्ट क्रिएशन का तरीका ये वाला हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसके बजाय हम लोग करेंगे वीट का।
वीट एक बिल्ड टूल है, फ्रंट एंड टूलिंग है, जो कि हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा और बिल्ड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अगर आप इस में जाएँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इस वाले को क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, रिएक्ट का हो। अगर इसमें जाते हैं आप और गाइड में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। इसमें देखिए, इसमें आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कौन-कौन सा, व्यू का, रिएक्ट का, पी रिएक्ट का, ये सारे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अभी, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये चाहिए होगा, ये रन करना। तो आपको समझ में आ गया कि इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करें। डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आ गई, डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सा हम लोग देख रहे हैं, ये ऑफिशियल डॉक की बात होगी। अभी कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस केस में, चाहे वो वीट का यूज़ करके हो या फिर नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके हो। क्या लिखा गया है, वीट रिक्वायर नोड.जेएस वर्जन 18 प्लस और 20 प्लस। तो हमें नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल में लिख के सर्च करना है नोड.जेएस, नोड.जेएस की साइट मिल जाएगी, इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको 20.10 LTS में दिखेगा, इसमें क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोड फाइल को ओपन करना है, नेक्स्ट 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 फिनिश, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा ईजिली। ठीक है, अगर पुराना वर्जन है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने का यही तरीका, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप CMD में जाते हैं, जैसे मैं CMD गया और यहाँ पर मैं लिखूँ नोड डैश डैश वर्जन, एंटर की प्रेस कर, तो देखिए मेरा 20.10 है। अब इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि नोड आपका इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है रिएक्ट.जेएस के प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले, और कुछ बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताया, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने पर कि कैसे क्रिएट करेंगे रिएक्ट.जेएस का प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया वीट की साइट पे आना है, यहाँ से गाइड पे और गेटिंग स्टार्टेड पे, और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये वाला कमांड यूज़ करना है, npm मिलेगा कहाँ से, जब नोड इंस्टॉल कर दें तो आप उसके साथ आपको npm भी मिलता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने नोड भी इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये हमारा npm का कमांड है, इसको आपको कॉपी करना है। फिर हम लोग VS कोड में जाएंगे। होपफुली आप लोगों ने VS कोड इंस्टॉल किया। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं VS कोड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये VS कोड मेरा ओपन हो गया, सी ड्राइव पर मैं हूँ, इसको पेस्ट करेंगे, यानी कि जो हमने कमांड कॉपी किया था उसको हम लोग पेस्ट करते हैं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं सी ड्राइव के अंदर में, पहले mkdir, और एक फोल्डर बनाते हैं react.js 18 कंप्लीट के लिए कॉम्प्लीट दिया मैंने, इंटर की प्रेस करते ही हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर जा सकते हैं, देखिए ये इसके अंदर आ गया मैं, और इसको मैं ओपन कर लूँ यहाँ पर code-r डॉट लिख के इंटर की, तो ये मेरा इसी VS कोड पे देखिए ओपन हो गया, फोल्डर ओपन हो गया। अब हम लोग वापस से टर्मिनल ओपन करते हैं, इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट इसी वजह से npm create वीट एट लेटेस्ट। जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो कभी कभी ये इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा, वीट इंस्टॉल करने के लिए। अगर मांगे तो आपको वाई लिख के इंटर की प्रेस करना है, जिससे आपका वीट इंस्टॉल हो जाए। अदरवाइज डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिखने के लिए मांगा जाएगा, जिससे कि यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब आपको प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है, मुझे रखना है CH1 चैप्टर 1। तो ये लिखा मैंने, इंटर की प्रेस करते हैं। ये पूछता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज वीट सभी को सपोर्ट करता है। तो आप वनीला करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं या रिएक्ट। तो मुझे रिएक्ट करना है, डाउन एरो की प्रेस करना है और रिएक्ट पे आना है, इंटर की प्रेस कीजिएगा। क्या यूज़ करना है, टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट। मुझे जावास्क्रिप्ट करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट पे डाउन एरो प्रेस करके और जावास्क्रिप्ट पे आना है, इंटर की प्रेस करना है, और ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आप CH1 करके इसके अंदर जा सकते हैं, देखो CLS करके हटा देते हैं। अभी थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ मैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसका जो पैकेज ट्रांजेक्शन फाइल है, ये वाला, इस पर बहुत सारी डिपेंडेंसीज है जो इंस्टॉल नहीं की गई है, बिकॉज यहाँ नोड मॉड्यूल नाम का कोई फोल्डर नहीं दिख रहा मुझे। तो पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो यहाँ आया मैं, और npm i लिख के इंटर की प्रेस कीजिएगा, और ये थोड़ा सा समय लेगा सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, और फिर ये एक नोड मॉड्यूल नाम का यहाँ पर फोल्डर आपको दे देगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, देखते हैं ये कितना समय लेता है। देखिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब आप चाहें तो इसको npm रन डेव करके रन कर सकते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे, ये रन हो जाएगा। और आप इसको लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पर अगर आप इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करना और एक बार क्लिक करना है, जिससे आपका ये ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर पर। आपको इस तरीके से इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट दिखता है, वीट प्लस रिएक्ट, और यहाँ पर एक छोटा सा काउंट का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। आप देखिए काउंट, और ये कह रहा है कि आप एडिट कर सकते हैं इसको src फोल्डर के अंदर में app.jsx से, उस पर आप एडिट कर सकते हैं। बट इसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। हम इसको नीचे कर देते हैं। अभी ये कैसे रन करना है ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है ये सब हमने देखा। अभी हम लोग इसको करते हैं नीचे, और थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फोल्डर क्रिएट होता है, किस किस वजह से। CH1 हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो आप नाम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट का वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स एक ऐसा फोल्डर है जिसपे जो भी पैकेजेस इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, वह सारा पैकेज का जो इंस्टॉलेशन होता है, जो सोर्स होगा, वह सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो React.js इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी चाहिए वो फाइल या फिर जो भी अदर टूल चाहिए वो सारा इंस्टॉल होगा, तो कहीं तो उसका सोर्स रहेगा, तो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप,
बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, इसका प्रोडक्शन बिल्ड बना के, तो आप नोड मॉड्यूल को यहाँ से डिलीट कर देंगे और प्रोडक्शन बिल्ड में जब आप इसको अपने लाइव सर्वर पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर वापस से आप इसको इंस्टॉल करेंगे npm i लिख के, जिससे आपका ये वापस से क्रिएट होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो यहाँ से सर्वर पे जाने पे कॉपी पेस्ट कम होता है, बिकॉज नोड मॉड्यूल्स फाइल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको ऐसा किया जाता है। ये आपका गिट इग्नोर पे मेंशन रहता है कि ये गिटहब पे ना जा पाए। दूसरे फोल्डर की बात करें जो कि पब्लिक है, तो पब्लिक के अंदर में आप रख सकते हैं अपने एसेट्स, जैसे इमेजेस हो गया, एसवीजी हो गया, या फिर अदर ऑडियो वीडियो, ये सारे फाइल्स आप इसके अंदर में रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब मिनीफाई वगैरह नहीं किया जाएगा जो भी आप इसके अंदर में रखेंगे वो, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोल्डर है इस पर एसआरसी हमारा मेन इसमें एक फोल्डर है, जिसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर में जो भी आप फाइल रखेंगे इसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, इमेजेस, CSS की फाइल, ऑडियो वीडियो, इस तरीके की फाइल, यानी कि जो फाइल आप पब्लिक में रख सकते हैं उसी तरीके की फाइल आप एसेट्स के अंदर में भी रख सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स आप रखते हैं उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, जबकि एसेट्स के अंदर जो फाइल आप रखेंगे, यानी कि जो एसआरसी के अंदर जो एसेट्स है इसके अंदर जो फाइल रखेंगे वो प्रोसेस किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अभी इसके अंदर अभी हम लोग और फाइल्स की बात करें, क्योंकि और कोई फोल्डर नहीं है, फाइल की बात करें तो app.css ये एक डिफ़ॉल्ट फाइल देता है app.css जनरेट करके, जिसमें CSS की फाइल CSS का कोड लिखा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से ब्लैक में, डार्क में और इससे सेंटर होकर ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से एक और फाइल है हमारा app.jsx, जिस पे वो बेसिक कोड लिखा गया है कुछ कंपोनेंट्स बनाकर और इंपोर्ट किया गया एसेट्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जिससे आपको ये दिखता है, ये वाला पूरा ये कोड, जैसे वीट कहाँ लिखा गया, रिएक्ट कहाँ लिखा गया, ये टेक्स्ट कहाँ लिखा गया, तो ये यहीं पर लिखा गया है, इसी फाइल पे लिखा गया। देखिए यहाँ पर एडिट, ये काउंट, ये वाला रिएक्ट का लोगो, वीट प्लस रिएक्ट, ये यहाँ लिखा गया है। इसके बाद index.css की बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ CSS से लिखा गया है, वही डार्क और कलर वगैरह करने के लिए, तो ये यहाँ पर क्या गया। और इसके बाद main.js की बात करें तो ये एक फाइल है जिस पे, जो कि एक मान लीजिए कि एक रूट फाइल है ये हमारा, इस पे सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, जो आपको ग्लोबली चाहिए, पूरे एप्लीकेशन में चाहिए, वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर डालते हैं, फिर आपको हर जगह पर मिल जाता है, बिकॉज यही हमारा मेन फाइल होता है। इसके कोड की बात करें तो यहाँ पर आपको रिएक्ट ये इंपोर्ट करता है, रिएक्ट जो हमने इंस्टॉल किया हुआ, और फिर रिएक्ट डॉम को इसने इंपोर्ट किया हुआ। यहाँ पर app.jsx जो ये वाली फाइल है, इस फाइल पे जो ये फंक्शन बनाया गया है ऐप नाम का, इस ऐप फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है यहाँ पर, और फिर index जो हमारा CSS फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। ये आप देख रहे हैं index.css वाली ये वाली फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया गया। तो ये हो गया। अभी इस पर आपको ये समझ लीजिए, रिएक्ट डॉम जो हमने इंपोर्ट किया था वह, उस पर एक फंक्शन है क्रिएट रूट का, उसको यूज़ किया गया, और इसमें document.getElementById ये जावास्क्रिप्ट का अपना कोड है। रूट आईडी जिस भी डिव की या फिर जिस भी एलिमेंट की आईडी रूट है उसको ये लोग गेट कर रहा है, और उस पर ये रेंडर मेथड चला के, और क्या रेंडर कर रहा है, ये ऐप क्या है, ऐप हमारा है एक कंपोनेंट, ये जो आप देख रहे हैं app.jsx ये वाला कंपोनेंट यहाँ रेंडर किया, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो अल्टीमेटली मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है, और वह रेंडर होकर वेब पेज में आपको दिखने वाला है। तो ये पूरा इसका काम करने का, प्रोसेस करने का तरीका है। अभी इस आईडी की बात करें जो कि रूट है, तो ये कहाँ पर है अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये है हमारा यहाँ पर index.html फाइल के अंदर में, देखिए यहाँ पर डिव के अंदर में रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इस फाइल का मतलब ये हुआ कि ऐप के अंदर जो कुछ भी है वह अल्टीमेटली इस डिव के अंदर जाने वाला है, यानी कि जिस भी एलिमेंट की आईडी रूट होगी उसके अंदर जाने वाला है, यानी कि इंडेक्स इस डिव के अंदर में सारा कुछ हुआ था। मतलब JSX के अंदर ये जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, ये डिव लिखा आपने, ए लिखा, इमेज लिखा, ये सब कुछ इस रूट आईडी वाले डिव के अंदर में आने वाला है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और इसी तरीके से होता है, ये बहुत ही कॉमन है इस पे रिएक्ट JS पे, कि जो कुछ भी होगा, जो भी हमारा कंपोनेंट रहेगा वह सारा का सारा हमारा इसी रूट के अंदर चलेगा। मैं अभी आपको इसको दिखा भी सकता हूँ, अगर आप इसको एक बार npm रन टैब करके वापस से रन कर ले हम लोग, और थोड़ा सा मैं कोई प्रैक्टिकल दिखा दूँ। यहाँ पर इसमें आते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको ताकि ये हमारा रन हो जाए। देखिए यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और अगर आप यहाँ पर जाएंगे और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, अभी नज़र आने लगा होगा। देखिए एक बॉडी के अंदर में एक डिव है जिसकी आईडी रूट है। अब इसी आईडी के अंदर में, इसी डिव के अंदर में बाकी सब कुछ है, चाहे वह लिंक हो, ये दोनों का लिंक हो, या फिर ये H1 हो वीट, या फिर बाकी के जो P टैग्स हैं वो सब का सब इस डिव के अंदर है जिसकी आईडी रूट है। तो वही वहाँ पर कहा गया है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करो जिसकी आईडी रूट है, और उसके अंदर में सारा ऐप का जो भी कंपोनेंट है वह सारा डाल दो। तो ये है
इसका मीनिंग जो अभी आपने देखा, यानी कि कोड में जो आपने यहाँ पर देखा उसका मीनिंग, ठीक है, ये इस वाले का मीनिंग। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इस वाले app.js6 को एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं और जितना भी हमारा कंपोनेंट बनता है वो सारा इसी के अंदर आता है, और ये वाला मेन कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आता है, जिससे हमारा सारा कंपोनेंट रूट के अंदर में रेंडर होता है। ये काम है करने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कोड भी क्लियर, और इसको कीजिए क्लोज, इसको कीजिए क्लोज, इसको भी कर दीजिए क्लोज, और आगे आते हैं। ये ESLint की फाइल है जो आपको बताएगा लिखने के दौरान कि कहाँ आपका कोड में क्या अगर कुछ गड़बड़ है तो। ये गिट इग्नोर की फाइल है, जो आप जब गिटहब पे पुश करते हैं किसी इस कोड को, तो इसमें जो भी आप मेंशन करेंगे वो इग्नोर कर दिया जाएगा, नहीं गिटहब पे नहीं जाएगा। जैसे कि नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वह गिटहब पे नहीं जाएगा, लिस्ट नाम का फोल्डर गिटहब पे नहीं जाएगा, .env नाम का अगर यहाँ पर है मेंशन, नहीं तो आप मेंशन कर सकते हैं, वह गिटहब पे नहीं जाएगा, वो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। index.html ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं, आप चाहें तो ये टाइटल चेंज कर सकते हैं, ये वाला टाइटल एक दिया सेव कर देंगे तो ये टाइटल आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में ये शोज रिएक्ट दिख रहा है, तो ये हमने चेंज कर दिया। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये बेसिक HTML का कोड है, कुछ खास है नहीं उस पर। अभी आप देखिए ये वाला लोग package.json फाइल, शुरू से देखिए इसको। इसमें क्या होता है, इसमें नेम होता है प्रोजेक्ट का, जो अपने नाम रखा होगा वही, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट ये ट्रू होता है। वर्जन इस एप्लीकेशन को, जो आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका क्या वर्जन है यहाँ पर वो मेंशन होता है। आप चाहें तो अलग अलग वर्जन इसमें बना सकते हैं। टाइप मॉड्यूल होता है जिससे आप ES6 को यूज़ कर सकें। स्क्रिप्ट यहाँ पर कुछ इन्होंने वीट वालों ने डिफॉल्ट लिख के दिया, जैसे कि npm रन डेव करते हैं तो वो बिहाइंड द सीन वीट इसको रन करता है, npm रन बीट करता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर चलता है और हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख पाते हैं इस लोकल होस्ट इस पोर्ट पे। इसके बाद बिल्ड है, अगर आपको इसका प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करना है तो आप npm रन बिल्ड लिखेंगे, फिर वीट बिल्ड करके आपका प्रोडक्शन बिल्ड ये तैयार करके दे देगा, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने सर्वर पे। इस तरीके से लिंट के लिए है, और प्रीव्यू अगर आप प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करते हैं उसको आपको देखना है कि कैसा दिखेगा वह, तो वीट प्रीव्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद डिपेंडेंसीज है कि इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या डिपेंडेंसी है, तो रिएक्ट का तो रहेगा 18.2 जो कि अभी तक का लेटेस्ट है, और रिएक्ट डोम जो कि 18.2 है अभी तक का लेटेस्ट। बाकी डेव डिपेंडेंसी है कि ये डेवलपमेंट में सिर्फ चाहिए, और ये आपको डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों में चाहिए, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके लिए आपको टाइप्स यहाँ पर रिएक्ट डोम है, और कुछ प्लगइन है वीट की, जिससे कि आप वीट के साथ रिएक्ट चला पा रहे हैं। ESLint का है यहाँ पर लीजिए, और वीट इटसेल्फ यहाँ पर 5.0.0 दिया गया, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। अब इसी का जैसा एक फाइल आपको दिखता है package-loc.json, इसमें ये इस वर्जन इससे स्पेसिफिक हो जाता है कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि Node.js मॉड्यूल इस वाले पैकेज का जो वर्ड है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस का कौन सा वर्जन है, कहाँ रिजॉल्व ये हो रहा है, इंटीग्रिटी क्या है इसकी, ये डेव ट्रू किया गया है, इंजन कौन सा इसने यूज़ किया, तो वह सारा यहाँ पर मेंशन था। मतलब जो पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल हुई हैं उसका और ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वर्जन के साथ। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पर है, ठीक है जी। अभी आपको अगर पैकेज के बारे में और जानना है तो मैंने npm का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पैकेज रोटेशन फाइल और लॉक और पूरा npm के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ एक readme.md फाइल है, जो कि .md फाइल आप इसको हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीट.config फाइल है, ये वीट को कॉन्फ़िगर करने के लिए है, तो इसमें भी कुछ खास आपको करना है नहीं। हम लोग इसमें इसको क्लोज करते हैं, और ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया इसके साथ, और फाइल का कोड भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें तो इतना हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए। इसको करते हैं CLS और एडिट करते हैं। एडिट करेंगे हम लोग, ये app.css नहीं चाहिए, इसको कर दिया मैंने डिलीट। उसके बाद ये index.css में चाहिए, बट इस पर हम लोग कोई भी कोड नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। main.jsx पे देखिए index.css रहने देते हैं, बिकॉज ये हमारा फाइल अभी भी मौजूद है, और ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसमें कोई एडिट नहीं करना। बाकी अगर आप जाएंगे कहाँ पर, और कहीं कोई सा फाइल नहीं है, app.jsx यहाँ पर मेन फाइल, तो इसमें हमने app.css ये डिलीट कर दिया, तो ये नहीं चाहिए। और हम लोग ये भी डिलीट कर देते हैं, SVG फाइल जो भी है वह, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ये नहीं चाहिए तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और ये पूरा का पूरा डिप में गायब कर दो, बिकॉज ये सब कुछ हमें चाहिए ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा मैंने हटा दिया, और साथ में ये हटा देता, ठीक है, ये हटा दिया। और हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक H1 में लिख देता हूँ H1, और इसमें लिखेंगे हम लोग हेलो रिएक्ट। ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ऐप नाम का एक कंपोनेंट ही है ये, और इसको मैं रेंडर करने के लिए दिया हुआ कहाँ पर, यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, बिकॉज इस SVG का भी कोई काम नहीं है, और एसेट्स के अंदर में ये भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा क्लीन हो गया हमारा अभी, और इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपको ये SVG अब नहीं मिलेगा, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। बाकी इसमें कोड बेसिक HTML है, टाइटल मैंने चेंज किया था, यहाँ पर रूट मैंने आपको बता चुका है मैं कि ये किस लिए है। यहाँ पर स्क्रिप्ट ये main.jsx जो कि यहाँ पर यूज़ हो, जिससे हम लोग नॉर्मल
जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया गया और कुछ खास नहीं। इसको क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़, इसका कोई काम नहीं है, हम लोग का काम यहाँ पर रहेगा और index.cs पे जब देखेंगे तब देखेंगे। तो अभी बस इतना ही है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये हेलो रिएक्ट दिखता है या नहीं। तो npm रन डेव करना है, ये हमारा रन हो गया और हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने इस वेब पेज पे, इसको रिफ्रेश कीजिए। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो यहाँ पर आपको दीजिएगा हेलो रिएक्ट और साथ में कंसोल भी ओपन करते हैं ताकि कोई एरर हो तो हमें यहाँ पर दिखता है। तो ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। अभी अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपको उस डिव के अंदर में दिख रहा है जहाँ पर जिसकी आईडी रूट है। यहाँ पर अभी एक ही दिखेगा, आपको सामने से नजर आएगा। देखिए इस डिव की आईडी रूट थी, इसके अंदर में एक हेलो लिखा है, हेलो रिएक्ट एक H1 बना हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी होगा वह सब इसी आईडी रूट के अंदर ही होने वाला है रेंडर, ठीक है। रेंडर का मतलब वो प्रोसेस होकर और शो होता है, वो तो रेंडर का मतलब समझ नहीं पाते हैं तो उसका ये मीनिंग होता है, ठीक है जी। इसको कीजिए गायब और अब शुरू करते हैं हम लोग अपना एक एक टॉपिक। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ हमने अभी यहाँ पर बेसिक्स कवर कर ली हुई है, अभी हम लोग अपना एक एक टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले कि कॉम्पोनेंट कैसे बनाते हैं या फिर कॉम्पोनेंट क्या होता है। कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बताया था, कॉम्पोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। एक रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट से आप क्या कर सकते हैं, एक यूआई बना सकते हैं, बहुत बड़ा सा अपने फ्रंट एंड का यूआई बना सकते हैं। तो एक फ्रंट एंड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आपको हेडर हीरो सेक्शन बनाना है, नैव बार बनाना होता है, कार्ड बनाना होता है, बटन बनाना होता है। तो ये सारे क्या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। जैसे नैव बार एक कंपोनेंट बन गया, नैव बार के अंदर एक आइटम का कंपोनेंट के रूप में बना सकते हैं। हीरो सेक्शन आपका एक कंपोनेंट बन गया, कार्ड आपका एक कंपोनेंट बन गया। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हैं। तो पूरे एप्लीकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक्स ये एक एक ब्लॉक कंपोनेंट क्रिएट करता है। तो उसी बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट से आप अपने यूआई को अलग अलग भाग में स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको रीयूजेबिलिटी मिलती है, यानी कि सेम टाइप का कंपोनेंट अगर मुझे कहीं और चाहिए तो मैं वह अचीव कर सकता हूँ उसको बस मेंशन करके। और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, तो एक दूसरे पर डिपेंड ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन कंपोनेंट होता क्या है, लिखेंगे कैसे, इसका कोड कैसे करते हैं, तो बस यही आपका एक कंपोनेंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कंपोनेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। अब फंक्शन आप एरो फंक्शन बना लीजिए या फिर आप नॉर्मल इस तरीके से फंक्शन बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन बनाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन ऐप इसका नाम रखा गया है और ये रिटर्न करता है, यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस देना होता है और ये रिएक्ट फ्रैगमेंट कहलाता है, रिएक्ट एम्प्टी फ्रैगमेंट। ये क्यों होता है ऐसा मैं आपको भी बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर कोड नहीं लिखेंगे, इसके बजाय हम लोग अपना एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और एक फोल्डर बनाइए नया कंपोनेंट्स। यही तरीका होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करने का कि कंपोनेंट्स के लिए एक अलग फोल्डर बना लिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग एक पहला अपना कंपोनेंट बनाएंगे। वैसे तो ये भी एक कंपोनेंट है, बट ये हम लोग मेन कंपोनेंट की तरह यूज़ करेंगे और बाकी सब इसका चाइल्ड कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में, इसका नाम रखता हूँ मैं लर्न कंपोनेंट। से आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, और मैं टॉपिक वाइज इसका नाम रख रहा हूँ। मैं इसका नाम रखा लर्न कंपोनेंट JSX लिखना है यहाँ पर, जिससे कि आपका JSX यहाँ पर सही तरीके से एमिट वगैरह सही तरीके से काम करे, वरना यहाँ पर आप .js भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फंक्शन जैसे आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ देखा था बिल्कुल वही आपको यहाँ पर लिखना है, बट आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक एक्सटेंशन VS कोड में इंस्टॉल करते हैं जो कि है ES7, अगर मुझे दिख जाए कहाँ है भाई, आई थिंक ये वाला है। ये अगर आप इंस्टॉल करते हैं जैसे ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये इसका डेवलपर का नाम है, देख लीजिएगा यहाँ पर, और इतना मिलियन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं एक्सटेंशन तो आप आसान तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको ये लिख कर दिखाता हूँ। लेकिन उस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ अगर आप RAFC लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा बन के मिल जाएगा, तो समय बचेगा आपका। बट मैं आपको ये टाइप करके अभी के लिए दिखा रहा हूँ। तो क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना होता है, आप एक्सपोर्ट यहाँ करें या फिर नीचे एक्सपोर्ट लिख के करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप मॉडल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दें, जो मैंने आपको बताया था एडवांस जावास्क्रिप्ट में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट लिखा कॉन्स्ट और इसका नाम जो फाइल का नाम है वही हम लोग इसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट, और हम लोग एरो फंक्शन बनाएंगे तो इक्वल लिखा पैरेंथेसिस और यहाँ पर हम लोग देते हैं कर्ली ओपन कर्ली क्लोज इस तरीके से, और ये रिटर्न करेगा, यहाँ पर देख लीजिए रिटर्न करेगा, ये हमारा JSX रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा पैरेंथेसिस और एक H1 लिख सकते हैं आप इस तरीके से, हेलो या फिर हेलो, बस ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया। अब इसको ये जो कंपोनेंट है ये रेंडर कहाँ होगा, तो इसको हम लोग रेंडर करने के लिए यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको मेंशन करते हैं। इसको मेंशन कैसे करेंगे, जो फाइल का नाम है जैसे लर्न कंपोनेंट, तो ये लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको मैनुअली लिख के इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने लर्न कंपोनेंट यहाँ पर कर्ली के अंदर दिया हुआ है, फिर ये कमेंट्स फोल्डर के अंदर है और ये वाली फाइल की नाम है। यहाँ पर एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है जब आप JSX या फिर JS यूज़ कर रहे होते हैं तब, ठीक है।
तो ये लर्न कंपोनेंट हमारा हो गया। अभी ये हमारा देखिए ये पूरा ये जो कोड है ये हमारा आएगा यहाँ पर, और ऐप जो कि हमने मेन डॉट जेएस में लिखा है तो ये आएगा यहाँ पर, और ये रेंडर होता है कहाँ, रूट के अंदर में। तो बस अल्टीमेटली ये वहीं जा रहा है। अब इसको देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है हेलो कंपोनेंट 1, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है कंपोनेंट क्रिएट करने का तरीका, बहुत ही आसान सा। ठीक है जी। अब इसमें कुछ चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि एक कंपोनेंट सिर्फ एक पैरेंट ही रिटर्न कर सकता है, दो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक और h1 यहाँ पर लिखूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा काम नहीं करेगा, ये मुझे एरर दे देगा, बिकॉज ये सिबलिंग हो गया। यहाँ पर सिबलिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल चाइल्ड ही होना चाहिए, इसके अंदर में सिंगल चाइल्ड ही होना चाहिए। तो अगर मुझे दो h1 लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, या फिर दो एक h1 एक div, या फिर एक h1 एक p, या फिर कोई भी एलिमेंट लिखना है, दो एलिमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आपको इसको रैप करना पड़ेगा किसी एक एलिमेंट से, जिससे मैंने div से कर दिया। तो एक एलिमेंट हो गया, रिटर्न करेगा सिर्फ एक, इसके अंदर में चाहे आप जितने कर लो। तो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। अब आप इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 2 इस तरीके से दिख जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस div id रूट के अंदर में एक div है जो कि हमने लिखा है, और इस div के अंदर में दो h1 है, हेलो 1 और हेलो 2 कंपोनेंट, हेलो कंपोनेंट 1 हेलो कंपोनेंट 2, ये जो कि अच्छी बात है, और ऐसे हमने लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक div यहाँ एक्स्ट्रा आपका आता है, और ये अननेसेसरी है, ये एसईओ पे इफेक्ट कर सकता है, या फिर किसी अदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, सिंपली इतना मान के चलिए, बिकॉज ये तो किसी काम का नहीं है div, ये div मुझे चाहिए नहीं था, मुझे तो सिर्फ ये h1 चाहिए था दो। तो कैसे आप div को एलिमिनेट कर सकते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रैगमेंट यूज़ करना पड़ता है, एम्प्टी फ्रैगमेंट। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ था ये वाला एम्प्टी फ्रैगमेंट, बिल्कुल वही लिखना है। इससे ये कॉम्पोनेंट समझेगा कि इसको एक ही पेरेंट मिला हुआ है, यानी कि एक ही एलिमेंट रिटर्न करना है, लेकिन इसके अंदर में आप मल्टीपल कर सकते हैं, और इसमें आपने div भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो एक div आपका यहाँ पर नहीं आता। अब आप इसको यहाँ पर आके देखिए, रिफ्रेश कर लीजिए, बॉडी में आइए, देखिए आईडी यहाँ पर ये दिख रहा है रूट, और इसके अंदर में आपको डायरेक्टली दो h1 दिखेंगे, कोई div नहीं दिखेगा। तो ये इस तरीके से आप ये रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट में इतनी जानकारी आपको चाहिए थी जितनी मैंने आपको दी है। इसको क्लोज करते हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा है JSX। जो आप कोड अभी लिख रहे थे h1, वह क्या है एक्चुअली में, वो HTML की तरह दिख तो रहा है बट वो है क्या। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, learn JSX ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो हम लोग RAFC से ऐसे करके क्रिएट करेंगे जल्दी से। ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है इस एक्सटेंशन की वजह से जो मैंने आपको भी दिखाया था, ये वाला एक्सटेंशन। ठीक है, आते हैं वापस से यहाँ पर। ये हमारा एक क्रिएट हो गया, इसमें div मुझे नहीं चाहिए, मुझे एम्प्टी फ्रेगमेंट चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये भी मैं हटा के इसको एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो ये तो हमारा एक कॉम्पोनेंट है, और यहाँ जो रिटर्न होता है, यहाँ जो आप लिखते हैं, ये कहलाता है JSX। पहले तो यानी कि JSX होता है क्या है, तो JSX स्टैंड्स फॉर, यानी कि JSX का फुल फॉर्म कह सकते हैं आप जावा स्क्रिप्ट XML, जावा स्क्रिप्ट XML, ये वाला इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक प्री प्रोसेसर स्टेप है जो कि जावा स्क्रिप्ट में XML का सिंटैक्स ऐड करता है। आपको दिखेगा ये HTML की तरह, जो कि XML भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता रहता है, लेकिन है ये जावा स्क्रिप्ट। जो भी JSX आप लिखते हैं वह बैबल उसको ट्रांसफॉर्म करता है एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में, जिस जो कि ब्राउज़र समझ पाए और ब्राउज़र कंपैटिबल होता है। आप प्रैक्टिकली देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक h1 में लिखूँ, ये h1, ये मैं h1 आपको दिख रहा है HTML, बट ये HTML है नहीं है, ये है JSX, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। इसमें आप लोग लिखते हैं क्या, इसमें कुछ लिख सकते हैं, जैसे लर्न JSX1 ऐसे लिख दिया। अभी ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये जो कि आपको HTML की तरह दिख रहा है, ये JSX है, और इसको कन्वर्ट किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में। किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है देखिए, तो इसका जावास्क्रिप्ट का कोड क्या बनता है, वह रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस पे पैरेंथेसिस लगा के यहाँ एलिमेंट का लिखा जाता है, जैसे h1 है तो h1 और कॉमा देकर यहाँ पर लिखा जाता है नल, और फिर यहाँ पर लिखा जाता है जो आपका टेक्स्ट है वो, यानी कि जो आपका जैसे लर्न JSX1, तो ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसका जो कन्वर्जन होगा जावास्क्रिप्ट में वह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं इसको कमेंट कर दूँ क्या, मैं कमेंट करके इसको रख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्रिएट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसी वजह से रिएक्ट को यहाँ पर हमेशा इंपोर्ट किया जाता है। आप जब जनरेट करते हैं RAFC का यूज़ करके, तो यहाँ पर रिएक्ट को दिखता है, बट अब यहाँ इंपोर्ट करना उसका ज़रूरी नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका मिल जाता है। तो हर एक कंपोनेंट पे उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अल्टीमेटली ये कोड जो है इस तरीके से बन के दिखता है। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं जिसमें इसका आउटपुट देख पाएँ। तो यहाँ पर आइए, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको लर्न JSX, इंटर की प्रेस करते हैं, ये इंपोर्ट हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब आइए यहाँ पर
और ये आउटपुट देख सकते हैं, देखिए लर्न JSX। मैं कंपोनेंट वाले को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इसका टॉपिक अब नहीं है, इसे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ से JSX को हम लोग देखने वाले, देखिए लर्न JSX1 ये दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर हम लोग सेम इसी तरीके से एक और क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी रिएक्ट फ्रेगमेंट ये एम्प्टी वाला लगा के रखा हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये H1 ही रहेगा, लेकिन ये टेक्स्ट इसका बदल जाएगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर इसको बदलने वाले हैं 2। ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह इस तरीके से होगा। इसको देखिए JSX2 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अभी JSX में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसमें वेरिएबल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन यूज़ करना हो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन तो वह भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन JSX में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन JSX। एक H1 ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड होकर दिखाई दे, वरना इसकी ज़रूरी नहीं है। प्राइस अगर मैं जैसे प्राइस लिखा मैंने और मैं यहाँ पर अगर कोई एक्सप्रेशन मीन्स जैसे 10 + 20 मैंने दिया, तो ये इवेलुएट होकर जितना भी आएगा 10 + 20 30, तो आपको 30 दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 30 दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज के अंदर उसको लिखना है। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। एक और दिखाता हूँ वेरिएबल वाला। तो वेरिएबल आप यहाँ बना सकते हैं रिटर्न के बाहर, बट इस फंक्शन के अंदर। जैसे लेट मॉडल इक्वल, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मॉडल का नाम G1123, ऐसे लिख दिया। अभी ये अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है तो आप करवा सकते हैं इसको। आप यहाँ एक H1 लीजिए या फिर कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। LG का मॉडल है मान लीजिए ये, और मॉडल कौन सा, जो मॉडल वहाँ पर है वह। यहाँ पर सिंपली आपको इस तरीके से मॉडल लिखना है। तो यहाँ पर आपने जो भी इसमें वैल्यू दिया वह वैल्यू यहाँ पर इवैल्यूएट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपको देखिए मॉडल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होती हैं इस कोड पे, पर तो डेप्थ में अभी जा नहीं रहा क्योंकि बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको कि आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन आपको पता रहे। आप एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं JSX में, तो आप एट्रीब्यूट भी यूज़ कर, जैसे क्लास नेम हो गया या फिर HTML4 हो गया, वो सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे एक H1 बनाता हूँ मैं और यहाँ पर लिखते हैं लर्न JSX3 इसका लिख दिया। तो ये तो नॉर्मल सा हो गया। इसमें कोई एट्रीब्यूट देना, जैसे कि कोई क्लास देना हो तो आप हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर CSS का कोई क्लास देना तो क्लास लिखते हैं, बट यहाँ पर क्लास नेम लिखना है बिकॉज क्लास रिजर्व कीवर्ड होता है, तो आप क्लास सिर्फ नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर यहाँ क्लास नेम लिखना पड़ेगा। और फिर आप जैसे CSS की क्लास है ये, तो BG प्राइमरी लिख दिया, और कोई CSS अगर होता तो ये अप्लाई होकर दिख जाता है। ये आपको अभी दिखा देता हूँ, ये दिख जाएगा आपको। उसी तरीके से अगर एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं, मतलब ये जो वेरिएबल है इसको भी आप एज अ क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसे लिखें लर्न JSX4 लिखा, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ अगर क्लास नेम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉडल। और ये कॉट नहीं देना, इस पर कॉट नहीं देना होता है वरना ये काम नहीं करेगा, स्ट्रिंग की तरह ले लेगा। तो ये मॉडल में जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पर वो यहाँ पर चलाएगा। आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और उसके बाद रिफ्रेश पहले कर लीजिए। ये बॉडी पे यहाँ से रूट के अंदर में देखिए ये दो चीज़ें HTML थी, ये तो एज इट इज़ दिख रही हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दीजिएगा प्राइस, और जो आपका 30 था वह इवेलुएट होकर दिखता है इस H1 के अंदर में, और यहाँ पर आपको LG और ये मॉडल जो था वह दिखता है। और फिर यहाँ पर आप देखिएगा एट्रीब्यूट क्लास नेम आपने लिखा था, बट यहाँ पर आपको क्लास दिखता है BG प्राइमरी और जो भी था वो। फिर लर्न JSX4 और क्लास यहाँ पर आपको जो आपका मॉडल था वो आपको यहाँ पर दिखता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एट्रीब्यूट अगर लिखना चाहें तो JSX के अंदर में। हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं। ये JSX का पूरा टॉपिक था जो मैंने यहाँ कवर किया, और ये हमारे यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कॉम्पोनेंट खत्म हो गया, JSX हमारा खत्म हो गया। अब बारी है प्रॉप की, इसको करते हैं कमेंट। उसके लिए कॉम्पोनेंट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स में हमें और न्यू फाइल यहाँ पर लिखते हैं learn props.jsx। ठीक है, learn props.jsx में इसको यहाँ पर पहले डाल देता हूँ ताकि ये अभी आएगा नहीं बिकॉज हमने कोई कॉम्पोनेंट यहाँ बनाया हुआ नहीं, तो ऑटो इंपोर्ट नहीं होगा। पहले यहाँ पर आपको ये बना लेना है। उसके बाद देखिए रिएक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया JSX में कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज़ करता है, इस वजह से यहाँ पर इंपोर्ट किया था, बट इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऑटो इंपोर्ट हो पाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर लर्न प्रॉप, ये वाला अब जो भी लिखेंगे यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है जिस पे सारा कंपोनेंट हमारा रेंडर होने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि प्रॉप क्या होता है, प्रॉप का यूज़ कैसे क्यों करते हैं आप। तो प्रॉप का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डेटा पास करना है फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, और ये 1 भी होता है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड पे आएगा, और जो भी प्रॉप्स होंगे वो सारे रीड ओनली होंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड कौन है ये समझने की आवश्यकता थी। ये हमारा चाइल्ड है और इसको आपने यहाँ पर मेंशन किया तो ये हमारा पेरेंट है, यानी कि यहाँ से अगर ऐप से मुझे कोई डेटा पास करना है इस चाइल्ड पे तो उसके लिए मैं प्रॉप का यूज़ करूँगा।
ऐप कंपोनेंट क्या है, मेरा पेरेंट कंपोनेंट है किसका, इस कंपोनेंट का, बिकॉज इसको यहाँ मेंशन किया गया है। तो इस कंपोनेंट से अगर मुझे इस कंपोनेंट पे कोई डेटा पास करना है तो मैं प्रॉप का यूज़ करूँगा। क्लियर। अभी देखिए कि चीज़ें कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लेते हैं, एम्प्टी फ्रेगमेंट, और यहाँ पर एक h1 लिख देते हैं, देख लेते हैं कि ये रेंडर हो रहा है या नहीं। ऑल प्रॉप्स, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ आइए और देखिए आपको यहाँ पर दिखना चाहिए ऑल प्रॉप्स, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए कोई प्रॉप हो तो वह कैसे यहाँ पर आता है और कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए पेरेंट कंपोनेंट पे आना है और जिस भी कंपोनेंट पे पास करना है उस कंपोनेंट के इस वाले टैग पे आना है और यहाँ से आप पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं आप इसको, जैसे HTML में एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं नेम लिख रहा हूँ, नेम इक्वल, और अगर मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया राजेश कुमार, इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा चीज़, ये एट्रीब्यूट दिख रहा है बट ये है प्रॉप। रिएक्ट में इसको प्रॉप बोलते हैं। ये पास हो गया आपका यहाँ, बट इसको यहाँ पर गेट कैसे करेंगे ये भी आपको सीखना है। पास तो आपने कर दिया यहाँ से, पेरेंट से चाइल्ड पे पास कर दिया ये वाला प्रॉप, लेकिन इसको गेट कैसे करेंगे चाइल्ड पे गेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलता है, फिर स्पेशल पैरामीटर मिलता है, इसका नाम है प्रॉप्स। तो ये प्रॉप्स लिखिए। उसके बाद आपका ये एट्रीब्यूट या फिर प्रॉप का जो नाम है, जो कि नेम है, उसको आपको मेंशन करना होता है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं, एक h1 लिखिए और यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में प्रॉप्स डॉट डॉट नेम। ये नेम कौन सा, ये नेम है यहाँ पर जो लिखा गया हुआ, ठीक है। और ये प्रॉप्स कौन सा, ये वाला जो आपने यहाँ लिखा हुआ, इससे आपका यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जैसे राजेश कुमार है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ही अब देखिए वो नाम दिख जाएगा, ठीक है। अब आप कोई वेरिएबल बनाकर भी इसको पास कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए पेरेंट में कोई एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट लिखा, रोल लिख देता हूँ मैं, इक्वल 101, ये एक वेरिएबल हो गया और उसका वैल्यू होगा 10। अब ये वाला मुझे पास करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ तो स्ट्रिंग पास किया हमने, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई वेरिएबल पास करना तो उसके लिए आपको लिखना है, इसका नाम कोई सा भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोल लिखा तो यहाँ भी रोल लिखना जरूरी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, इक्वल लिखना है और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में रोल लिखना है। और यहाँ जो आप रोल लिखते हैं वह आपको यहाँ पर से मैच होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो लिखा वही आपका यहाँ पर होना चाहिए। बट इसका ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये आपका कुछ अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रोल की जगह पर जैक, तो ये मुझे यहाँ पर प्रॉप्स डॉट जैक के तौर पर मिलेगा, ठीक है। बट लोग अक्सर इसको सेम लिखते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं भी यहाँ पर रोल लिख देता हूँ, इसको सेव करें। अब आपको यहाँ पर प्रॉप्स में वो मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखेंगे कैसे, इसको सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली नेम की जगह पर रोल लिख देना है। इसको सेव कीजिए और यहाँ पर आपको रोल 101 था 101 दिख जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं आप कि ये चूंकि एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है तो आप इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर प्रॉप्स लिखने के बजाय अगर आप डायरेक्ट, मैं इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दूँ आप लोगों के लिए, पूरा कमेंट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप इसको नेम और रोल आ रहा है, तो आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि नेम आ रहा है और रोल आ रहा है। इस तरीके से आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रॉप्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही यहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आपका सब कुछ एज इट इज़ वर्क करे। देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। आप चाहें तो डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे यूज़ कर लिया, आप ऐसे यूज़ कर लीजिए या फिर ऐसे यूज़ कर लीजिए। तो ये था प्रॉप की कहानी यहाँ पर समाप्त। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर इसको कमेंट कर देंगे कि ऊपर ये रहने देते हैं, इसका कोई काम यूज़ नहीं, यहाँ यूज़ नहीं रहा तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है इवेंट कैसे आप यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना रहा हूँ लर्न इवेंट डॉट JSX, एंटर की प्रेस किया, ये हमारा बन गया RAFC, ये हमारा बन गया। इसकी आवश्यकता नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और सिंपली इसको यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ ये लिखिए लर्न इवेंट, एंटर की प्रेस कीजिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पर कंपोनेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना आपको एरर मिल जाएगा। तो यहाँ आया मैं और यहाँ हम लोग इवेंट देखने वाले हैं। तो इवेंट सबको पता होगा, इवेंट हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा होगा, वही डेफिनेशन है इसका कि कुछ एक्शन में परफॉर्म करवाना तो उसको हम लोग इवेंट कहते हैं, उस एक्शन को हम लोग इवेंट कहते हैं। रिएक्ट में हम लोग इवेंट्स को केमल केस में लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग जो इवेंट होगा उसको एज अ फंक्शन पास करते हैं रादर देन स्ट्रिंग। ये ध्यान रखिए और प्रैक्टिकल देखिए। ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ पर हम लोग ना काम करना शुरू करेंगे। सो एक बटन बनाते हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको विदाउट आर्गूमेंट दिखाऊंगा, फिर विद आर्गूमेंट दिए दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख दूँ क्या कि ये विदाउट आर्गूमेंट है। देखिए विदाउट आर्गूमेंट है। एक बटन बनाते हैं, बटन बनाया बिकॉज इवेंट है तो बटन चाहिए होगा। तो ये बटन बन गया, इसमें लिखते हैं क्लिक 1। अभी इवेंट हमने इसमें लगाया नहीं है, इवेंट हम लोग लगाएंगे। क्या इवेंट लगाएंगे इसमें, मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे इवेंट होते हैं बट ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और इसमें आपको हैंडलर लिखना होता है जो कि एज अ फंक्शन आप यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने इसका भी लिखा नहीं है,
बट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नाम हैंडल क्लिक 1। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी नाम से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसी नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन आपको अपने रिटर्न के बाहर और इस फंक्शन के अंदर लिखना होता है, कॉन्स्ट और एरो फंक्शन ही बनाएंगे। क्लिक 1 इसका नाम रखना है, सेम नाम, इससे हमें ई इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। और यहाँ पर आपको अगर इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना है तो आप ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और फिर आप यहाँ पर CLG कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बटन क्लिक्ड 1 लेता हूँ। इसको सेव करते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। अभी हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें कंसोल होकर दिखेगा, बस इतना ही इवेंट है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ आइए और इसको कीजिए कंसोल, इसको हटाइए और यहाँ पर क्लिक में क्लिक करेंगे जैसे बटन क्लिक्ड 1 दिखेगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये इवेंट आपका फायर होगा और आपको उसका जो जिसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो आपका रन होकर दिखेगा। ये विदाउट आर्गुमेंट हो गया। अभी विद आर्गुमेंट की बात करें तो अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको विद आर्गुमेंट कर देते हैं, ये वाला हटाते हैं और बटन ऑन क्लिक। इसमें कैसे किस तरीके से लिखा जाता है, आप इसको ऐसे लिखने के बजाय आपको चूँकि आर्गुमेंट पास करना है तो आपको यहाँ पर एक पूरा फंक्शन लिखना होता है जिससे कि ये आर्गुमेंट के साथ अच्छा है। यहाँ पर आपका इवेंट ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के इस तरीके से लिख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर सिंपली हैंडल क्लिक 2 लिखते हैं और आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर लगेगा माई ID, इस तरीके से लिख दिया मैंने। और ये क्या हो गया भाई, ये आया क्यों नहीं, ये कॉट हमने दिया माई ID, इसको सेव कर दिया। क्लिक 2 मैं इसको कर देता हूँ बिकॉज दूसरा बटन है तो क्लिक 2 यहाँ पर दिख जाए। अभी इसका हमने बनाया नहीं है फंक्शन, तो फंक्शन उसी तरीके से बनाना है जिससे हमने इसको बनाया था। हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये बस विद आर्गुमेंट है। यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे, ये क्लिक 2 है और इसमें इवेंट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं बिकॉज इवेंट ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, इस ये जो आपने लिखा इसको जो माई ID दिया है इसमें जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मिलेगा जो आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे माई ID में ही मैंने लिख दिया और आप ये ई प्रिवेंट जो कि ई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो आपको ये ई प्रिवेंट यहाँ पर मिलेगा नहीं। सिंपली बटन क्लिक 2 यहाँ पर कर सकते हैं और जो आपको माई ID में मिल रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माई ID में क्या आएगा, ये वाला स्ट्रिंग, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, वही आपको यहाँ पर मिलेगा, वही हमारे कंसोल में दिखेगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ आइए और इसको करिए रिफ्रेश, इसको कर दें क्लियर एक बार। क्लिक 2 में क्लिक करेंगे, देखिए बटन क्लिक 2 और जो माई ID स्ट्रिंग था वो आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर माई ID की जगह कुछ और अगर आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे मेरी ID है मान लीजिए कि imp 1 2 3 4 5 ऐसे, इसको सेव किया तो ये imp 1 2 3 5 चला जाएगा माई ID के पास और आपको कंसोल में होकर दिखेगा। तो यहाँ आइए और क्लिक 2, देखिए आपको ये imp ID दिख जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट। रिएक्ट पे इवेंट कैसे काम करता है, इवेंट कैसे आप बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिफ्टिंग स्टेट अप, मतलब डेटा पास करना चाइल्ड से कंपोनेंट, चाइल्ड से पेरेंट पे। देखिए एक प्रॉप टॉपिक था जो हमने देखा था, इस पे क्या होता था, इस पे पेरेंट से चाइल्ड पे आप डेटा पास कर सकते थे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कि चाइल्ड से पेरेंट के पास मुझे डेटा पास करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए कि कैसे होता है। इवेंट को मैं क्लोज कर दूँ, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम लोग आते हैं और एक न्यू फाइल जिसमें हम लिखेंगे लर्न लिफ्टिंग स्टेट अप .jsx, ये लिखा RAFC करके ये बना लेते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इवेंट को कमेंट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे लर्न और लिफ्टिंग स्टेट अप। इसमें क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड से डेटा हमें पास करना है यहाँ पर पेरेंट में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको लोग कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं बट मैं आपको ईजी बता। तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा इवेंट के साथ ही ये पूरा काम करेगा। थोड़ा सा ये घुमा के काम होता है बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक बटन बनाने की आवश्यकता है। मैंने एक बनाया बटन और इस पर हम लोग इसका नाम देते हैं क्लिक 1 और इस पर हम लोग एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक पे और इसका हम लोग नाम लिखेंगे हैंडल क्लिक। ठीक है, ये नाम लिखा। अब इसका हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फंक्शन बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं और कॉन्स्ट लिखा हैंडल क्लिक इक्वल, यहाँ पर ई हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब ई डॉट पहले प्रिवेंट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक डेटा है आई एम चाइल्ड डेटा, या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो मैं स्टैटिक स्ट्रिंग लिख दूंगा। वह आई एम चाइल्ड डेटा जो स्ट्रिंग है हमारा, वह मुझे अपने पेरेंट के पास भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ से तो भेजना होता था बहुत आसान है, जैसे हमने रोल को भेजा था एज अ प्रॉप, तो बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर चाइल्ड से पेरेंट के पास आना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इवेंट बनाना पड़ता है, फिर से कैसे इवेंट फंक्शन एक बनाएंगे। अब यहाँ पर आप कैसे भेजेंगे वह देखिए।
तो यहाँ पर आपको प्रॉप को रिवर्स करना पड़ता है, मतलब प्रॉप का ही यूज़ करेंगे बट डेटा को रिवर्स अदर वे में भेजेंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने पेरेंट में जाना है। अभी हमारा डेटा यहाँ पर, आपको अगर यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, आई एम चाइल्ड डेटा। आप इसको अगर एक वेरिएबल में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेट डेटा इक्वल, या फिर सिर्फ डी लिख दीजिए। तो ये वाला हमारा डेटा है जो हमें पेरेंट पे भेजना है। आपको करना क्या होगा, आपको अपने पेरेंट पे आना होगा जहाँ पर आपको डेटा चाहिए वहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक प्रॉप बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आप फंक्शन की तरह इसको बनाएंगे। मतलब आपको दिखाता हूँ, जैसे कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पर लिखना है गेट डेटा, ये डेटा गेट करेगा हमारा। आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे नाम, और यहाँ पर आप लिखना एरो फंक्शन, और ये करली ओपन करली क्लोज। यहाँ पर आप CLG कर लीजिए, जो भी डेटा आएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो आपको पेरेंट में डेटा आएगा, चाइल्ड से जो डेटा आएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेटा में। आप ये डेटा आएगा कहाँ से, यहाँ पर आपको डेटा लिखना है, डेटा, यानी कि इस फंक्शन के पास वो डेटा आने वाला। लेकिन आएगा कैसे, ये फंक्शन में कॉल करवाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कॉल कैसे करवाएंगे, आपको इसको पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई क्लिक, आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं इसका, करली ओपन करली क्लोज के तौर पर आपको ये गेट डेटा जो हमारा था वो हमें पास कर। तो ये एज अ प्रॉप गेट डेटा चला जाएगा, ये वाला हमारे यहाँ पर। अभी ये मिलेगा कहाँ पर, हमें प्रॉप्स पे मिलता है, हमें सबको पता है प्रॉप्स पे। अब प्रॉप्स डॉट गेट डेटा करेंगे तो ये वाला आप फंक्शन जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं। नहीं, प्रॉप्स डॉट माई क्लिक करना है, इस ये जो नाम रहता है उसको करना होता है। प्रॉप्स डॉट माई क्लिक करेंगे तो ये गेट डेटा का आपको आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना तो सबको पता है, रोल में भी मैंने आपको दिखा था, रोल में और नेम में इस वाले पे, इसलिए वही करेंगे यहाँ पर। करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉप्स डॉट माई क्लिक। तो इसका ये नाम था, माई क्लिक ही नाम था, तो माई क्लिक लिखा। अब जो कि एक फंक्शन है तो हम लोग इसमें पैरेंथेसिस दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग dt लिख देंगे, dt, सिर्फ dt, यानी कि ये वाला स्ट्रिंग पूरा। तो इसमें क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन इसको कॉल करेगा और फिर इस वाले को ट्रिगर करेगा। ट्रिगर होगा तो dt चला जाएगा हमारा, अल्टीमेटली माई क्लिक क्या हमारा गेट डेटा, तो ये dt में जो भी है वो हमारा चलाएगा इस गेट डेटा के, इस डेटा के पास, और आपको ये कंसोल होकर दिख जाएगा। बस इतना ही लॉजिक है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे इसको। फिर देखते हैं इसको एक्शन पे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ आना है और इसको कीजिए रिफ्रेश एक बार, इसको कीजिए क्लियर और क्लिक में क्लिक करते हैं। देखिए आपको आई एम चाइल्ड डेटा आपको दिख जाता है और आपको ये दिखेगा app.jsx जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से लिफ्टिंग स्टेट आप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डेटा यहाँ था चाइल्ड पे उसको आपने यहाँ पर पेरेंट के पास भेज दिया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ भी नहीं है। तो कोई भी डेटा हो, या तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और भी डेटा हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में जितने तरह के डेटा आप लिखते हो सारा का सारा डेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक छोटा डेटा लेके चलूँगा, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया या फिर नंबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर ही हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का एरे हो सकता है, एरे का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं बिकॉज इसका काम इतना ही था और हम लोग इसको भी कमेंट कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है स्टेट। तो एक नया कॉम्पोनेंट बनाते हैं यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स में, और यहाँ पर न्यू फाइल, यहाँ पर लिखिए लर्न स्टेट। स्टेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज स्टेट, JSX इसमें लिख दिया, और यहाँ पर करेंगे RAFC, और ये हो गया यहाँ से ख़त्म। और यहाँ पर हम लोग लर्न JSX नहीं, क्या था, लर्न स्टेट हो गया। अभी ये तो काम ख़त्म हो गया यहाँ पर का। यहाँ और कुछ भी करना नहीं, हमें बस सीखना है कि यूज़ स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, उसको कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो यूज़ स्टेट पहले होता क्या हुआ जानिए। यूज़ स्टेट एक तरीके का हुक है, रिएक्ट में हुक एक कॉन्सेप्ट होता है। हुक क्या होता है, हुक फंक्शन होता है जो आपको ये शक्ति प्रदान करता है कि आप किसी लाइफ साइकिल फीचर पे हुक कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। रिएक्ट हमें बहुत सारे बिल्ट इन हुक्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ रिड्यूसर हो गया, यूज़ रेफ हो गया, यूज़ इफेक्ट हो गया, यूज़ कॉल बैक हो गया, यूज़ मेमो हो गया, या फिर कस्टम हुक भी आप अपना खुद का बना सकते हैं। यूज़ स्टेट की बात करें यहाँ पर, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। यूज़ स्टेट एक ऐसा हुक है जो कि आपको ये अलाउ करता है कि आप रिएक्ट स्टेट ऐड कर सकें अपने फंक्शन कंपोनेंट में, यानी कि स्टेट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में। और जब आप स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूज स्टेट का यूज़ करके, तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक करंट वैल्यू और दूसरा एक फंक्शन। ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें एरे में दो आइटम्स होंगे। पहला आइटम होगा करंट वैल्यू और दूसरा आइटम होगा एक फंक्शन जो कि आपको हेल्प करेगा उस करंट वैल्यू को अपडेट करने में। ये तो थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। अभी देखिए प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए डेफिनेशन की, क्या अपडेट, क्या हुक, क्या ये सब उलझुल में बक रहा हूँ। तो पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट को रिएक्ट से। तो इंपोर्ट लिखिए, इंपोर्ट यूज स्टेट, इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, ये हो गया, इसको हटाइए और यहाँ से ये हटाइए, और यहाँ पर हम लोग नीचे करके इसको देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको दिखाऊंगा पहले, उससे पहले एक H1 लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर,
और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। देखते हैं कि ये हमारा दिख रहा है या नहीं, वो हमें पहले देखना है। तो नंबर लिखा और यहाँ पर आइए, देखिए नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, नंबर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी वापस से आते हैं और मैं दिखाता हूँ कि स्टेट वेरिएबल कैसे आप बना सकते हैं यूज स्टेट का यूज़ करके। तो यहाँ आना है, यानी कि अपने फंक्शन के अंदर आपको रहना है और लिखना है कॉन्स्ट, देन आपको यहाँ पर एक एरे रिटर्न मिलेगा, तो एरे आप एम्प्टी एरे इस तरीके से बना लीजिए और इक्वल, और यहाँ लिखना है यूज स्टेट, जो आपने इंपोर्ट किया है ऊपर में ये वाला, ये आपको सिंपली यूज़ करना है। और यहाँ पर आप इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप कोई नंबर दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई एरे दे सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो यूज स्टेट है ये रिटर्न करता है क्या, एक एरे जिसमें 2 आइटम होते हैं। आइटम पहला क्या होता है, करंट वैल्यू, ये आपका पहला आइटम हो गया। दूसरा इसमें रहता है एक फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन रहता है। तो ये तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नाम ऐसा नहीं कि करंट वैल्यू को करंट वैल्यू लिखना है, फंक्शन को फंक्शन लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने किस चीज़ के लिए बना रहे हैं इस स्टेट को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नामकरण इसका किया है। जैसे कि मैं नंबर के लिए बनाता हूँ, मैंने नम लिख दिया, और चूंकि एक फंक्शन है तो इसको मैंने सेट नम लिख दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, इस करंट वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। इस नम में करंट वैल्यू रहेगा, मान लीजिए करंट वैल्यू अभी क्या है, 0 है। वैसे तो एम्प्टी में लिखा, एम्प्टी पे लिख सकते हैं, मान लीजिए 0 लिख दिया, तो नम में क्या आ गया, 0। अभी आप अगर यहाँ पर इसको CLG करेंगे, कंट्रोल करेंगे नम को, तो आपको 0 दिखाएगा। तो इस आइटम का काम है जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है उसको होल्ड करके रखना, और इस फंक्शन का काम है कि ये जो करंट वैल्यू होल्ड किए हुए है, ये जो हमारा आइटम है इसको अपडेट करना। जैसे 0 के अलावा मुझे 5 करना है, 4 करना है, 3 करना है, तो इस फंक्शन का यूज़ करके आप करेंगे, डायरेक्टली इसमें आप असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 कर दूँ, अभी इसको सेव करें और यहाँ पर अगर इसको देखें तो आपको यहाँ पर 5 दिख जाएगा, दिख रहा है 5। अभी हम लोग इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता ना चल रहा होगा उस पर। इसको कॉमा करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, ये यू कैपिटल क्या हो गया, नंबर। सेव कीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, सेव किया। अभी देखिए, अभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ वही है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके, ये सही दिखेगा, नंबर 5, ठीक है, दिख रहा है। अभी अगर आप ये वाला जो आपका आइटम है इसको आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं कि JSX में, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करली ओपन करली क्लोज करना है और यहाँ पर आपको जो नाम है वो लिखना है, जैसे नम है तो नम लिख देना है, बस। इसे कुछ भी नहीं करना, इसको सेव कीजिए। आपको नंबर यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ अभी है वो 5 यहाँ पर दिख। अब बात करते हैं कि इसको अपडेट कैसे करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, ये जो कि इसको अपडेट करेगा। तो उसके लिए आप एक बटन बना लीजिए। यहाँ पर मैंने बनाया बटन, और बटन में लिख दिया मैंने चेंज नंबर, और एक इवेंट नंबर हमें लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हैंडल नम, इसका नाम रख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, और ये हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्ट हैंडल नम, इसका नाम रख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरो, और ये काम हो गया। अभी इसको क्या करना है, सिंपली सेट नम को कॉल कीजिए, और कौन सा नया वैल्यू चाहिए, मुझे 9 चाहिए, तो मैंने 9 लिख दिया। तो क्या होगा, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा जो कि सेट नम इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन क्या करता है, इसको अपडेट करता है। तो आपने अगर यहाँ 9 लिखा तो नम में अपडेट होकर 5 मतलब 9 हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। इसको सेव कीजिए और यहाँ पर देखिए, और तो कीजिए रिफ्रेश, अभी 5 दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब जैसे ही हम लोग इसमें चेंज नम में क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये 9 होकर दिख जाएगा। वापस से दिखाता हूँ एक बार, कीजिए चेंज नंबर। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जब भी हमारा ये स्टेट चेंज होता है, ये वैल्यू चेंज होता है, तो हमारा पेज रीलोड नहीं होता। वैल्यू चेंज हो रहा है बट पेज रीलोड नहीं होती। यही रिएक्ट का मेन एडवांटेज है। अब इसको यहाँ से देख पाएंगे बेहतर तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ 5 दिख रहा है। अभी इसे चेंज नंबर पे मैं क्लिक करूँगा, सिर्फ यहाँ का एलिमेंट ही हाईलाइट होता है और चेंज होता है, बाकी सारा एज इट इज़ रहता है। और पेज रीलोड वगैरह का कोई इसमें उस तरह का कोई कुछ भी टास्क नहीं कि पेज रीलोड हो चेंज होने पर, या फिर डेटा चेंज होने पर, या फिर डेटा मैनिपुलेट होने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वापस से देखिए यहाँ पर 5 से 9, तो ये हो गया चेंज करने का काम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और थोड़ा दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट वाला। एक तो ये तो आपने नंबर देखा, मेरे को थोड़ा सा एक और थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। इसी तरीके का होगा सब कुछ, कोई कुछ खास ऐसा होगा नहीं बड़ा सा। हम लोग एक स्टेट पहले बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट और एरे इक्वल यूज स्टेट, वही सेम, बट इसमें हम लोग सिंपली यहाँ वैल्यू देने को जाए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे। तो करली ओपन करली क्लोज किया, और एक्स का वैल्यू 1 दिया, और वाई का वैल्यू हमने दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसोल कर सकते हैं। कंसोल करने से पहले इसका नामकरण तो कर लें कि ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है ये करंट वैल्यू माना जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये किस पर रहेगा, कुछ तो होना चाहिए। मैं यहाँ पर देता हूँ पोजीशन पे रहेगा, और एक फंक्शन कहते हैं तो सेट पोजीशन, ऐसे। तो पोजीशन पे ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और इस सेट फंक्शन का यूज़ करके आप इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें इसको तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप CLG कीजिए और यहाँ पर लिखिए पोजीशन, और थिंग यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से लिख देता हूँ। सेव कर दें इसको। सेव करने के बाद आप यहाँ पर आइए, आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। कंसोल में आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर दिखता है पोजीशन ऑब्जेक्ट है ये। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं बिल्कुल वैसे। ये दो बार रेंडर हो रहा है
इसमें घबराने की बात नहीं है, ये हमारे स्ट्रिक्ट मोड में होगा इसी वजह से, लेकिन ये डेवलपमेंट में सिर्फ होता है, प्रोडक्शन पे नहीं होगा। ठीक है जी। तो वो लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें 2-2 बार कंसोल होके दिख जाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं, वो सिर्फ डेवलपमेंट में आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन पे वैसा कुछ होता नहीं। अब चूँकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, इसको आप अगर डिस्प्ले करना चाहें तो पोजीशन डॉट एक्स, पोजीशन डॉट वाई देखिए यहाँ पर दिख भी जाता है। बेसिकली देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ उस वही चीज़ H1 करके कि ये हो गया पोजीशन, और यहाँ पर आप कीजिए इसको पोजीशन डॉट एक्स और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर लिखिए पोजीशन डॉट वाई। आपको 1 और 2 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वेब पेज पे। देखिए पोजीशन 1 2 दिख रहा है। अब इसको डिस्प्ले करने की बात ये होगी, अब इसको अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने का तरीका वही है, कॉन्स्ट लिखा और फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम लोग अभी फंक्शन बनाएंगे, मतलब लिखेंगे उसको, पहले हम बना लेते हैं अभी। तो हैंडल पोजीशन और एरो फंक्शन बनाएंगे और ये कर्ली फंक्शन करेगा। अभी ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमें यहाँ पर एक इवेंट में लगाना पड़ेगा बटन के साथ, बटन, और इसमें लिखिए चेंज पोजीशन और ये ऑन क्लिक पे जाएगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हैंडल पोजीशन हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेट पोजीशन को कॉल करना पड़ेगा हमें। सेट पोजीशन लिखा, यहाँ पर आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और एक्स का जो वैल्यू है जैसे 4 है वह लिख दिया, फिर वाई का जो वैल्यू है जैसे 6 है तो 6 लिख दिया। इसको सेव कीजिए और हमने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये होगा, ये एक लाइन में नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा, वो गड़बड़ कर दिया था इसीलिए नहीं आया था। देखिए हमने एक्स और वाई का जो वैल्यू वो अपडेट किया है, इस बटन के क्लिक होने पर ये हमारा चलेगा और ये अपडेट हो जाएगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आना है और चेंज पोजीशन में क्लिक करेंगे, देखिए 4 6 हो गया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, वापस से देखिए 4 6। तो ये हमारा यूज स्टेट। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लोग जब भी कुछ करते हैं, जैसे कि मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, सेट, मान लीजिए सेट हमने लिखा सेट रिजल्ट इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कीजिएगा ये सेट रिजल्ट इस तरीके से, और यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब रिजल्ट्स नाम का कुछ होगा तो ये इटरेबल ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर किया जा सकता है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कभी वो यूज़ केस में आपको आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज आपने स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ा होगा तो समझ में आ जाता है। तो ये था यूज़ स्टेट का की पूरी कहानी। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है यूज़ स्टेट में। इतना अगर आपने समझा तो आप स्टेट हुक ये सब में अब आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक काउंटर ऐप क्रिएट करके दिखा दूँ, छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा हमारा अभी तक का जो भी रिवीजन भी हो जाएगा। एक कॉम्पोनेंट नया बनाते हैं यहाँ पर और इसका नाम रखते हैं काउंटर ऐप डॉट JSX और RAFC ऐसे किया। यहाँ से ये नहीं चाहिए तो इसको हटा देना है और इसको यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ आना है, इसको कमेंट करते हैं स्टेट वाले को और यहाँ पर लिखिए काउंटर और इसको हमने सेव कर दिया। बस यहाँ आना है और इसको हटाइए, ये हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। इसको इंटरप्रेस कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, एक H1 बनाते हैं जो कि काउंट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो काउंट और इस पर हमारे स्टेट का जो करंट वैल्यू रहेगा वो डिस्प्ले होगा। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है। एक बटन बनाते हैं, 2 बटन बनाना पड़ेगा एक्चुअली। एक बटन जो कि इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ काउंट, काउंट को इंक्रीज़ करेगा। एक और बटन बनाएंगे जो रीसेट करेगा। तो यहाँ पर आइए और इसमें लिखिए रीसेट। अभी इसमें हम लोग ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक, और इस पर हमारा इवेंट चलेगा तो हम लोग हैंडल काउंटर इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसी तरीके से सेम हमारा एक ऑन क्लिक पे चलेगा जिस पे हम लोग नाम रख देंगे, क्या आई थिंक रीसेट काउंट नाम रहेगा, बढ़िया। तो रीसेट काउंट या काउंटर, काउंट ही रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है यूज़ स्टेट का यूज़ करके एक स्टेट वेरिएबल, जैसे हम लोग कॉन्स्ट लिखेंगे एरे इक्वल यूज़ स्टेट और इसमें हम लोग इनिशियली देते हैं 0। ठीक है, 0 हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा, करंट वैल्यू किसमें, काउंट पे, और इसको सेट करने के लिए हमारे पास एक मिलेगा सेट काउंट का एक फंक्शन। ये तो समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें क्या क्या है। तो एक एक करके ये फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि पहले क्या है, कॉन्स्ट काउंटर फंक्शन, यहाँ पर लिखना सेट काउंट बिकॉज यही हमारा सेट करेगा। तो इस पर हम लोग करेंगे जो काउंट है वह उस पर +1, और फिर एक और रीसेट का हमें बनाना है। तो सिंपली हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको पूरे को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर बस आपको चेंज करना है रीसेट काउंट। ये लिखा था ना नीचे नाम ये वाला, बस वही यहाँ चिपकाना है और आपको सिंपली यहाँ पर सेट काउंट में क्या कर देना है, रीसेट करने के लिए 0 कर देना है। बस इतना कीजिए, इसको सेव कीजिए और देखिए कि हमारा ये काउंटर ऐप काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ आना है और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले काउंट में। ओके, हमने काउंट वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाया, तो इनिशियली 0 है तो 0 डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग काउंट लिख देते हैं, सेव किया। अब यहाँ पर इसको कीजिए रिफ्रेश, देखिए 0 दिख रहा है। इंक्रीज में क्लिक करेंगे तो ये आपका इंक्रीज होगा। आप इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका ये जो डोम है ये अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर अपडेट हो रहा है, सिर्फ यही होगा और कोई स्टेट किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इसी पर देखिए अपडेट हो रहा है। और रीसेट काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रीसेट हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं रीसेट पे 0, वापस से इंक्रीज़ कर सकते हैं रीसेट पे 0। ठीक है,
अब इसी चीज़ को आप एक और तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं इसको एज अ फंक्शन के तरीके से भी लोग लिखते हैं। मैं आपको वह तरीका भी बता देता हूँ, अगर आप इसको कमेंट कर दें। सेट काउंट, फिर यहाँ पर आता है करंट वैल्यू जो होता है वह, या फिर हाँ करंट वैल्यू जो होता है आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए, करंट वैल्यू बोलने के बजाय इसको आप प्रीव काउंट बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनकी प्रीवियस काउंट जो भी हमारा था वो यहाँ पर इज पैरामीटर आता है ये, या फिर आर्गुमेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव काउंट लिख के इसमें आप +1 कर सकते हैं। अगर 0 है अभी के लिए इनिशियली, तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 0 + 1 हो जाएगा 1, फिर जब 1 इंक्रीज़ होगा 1 होगा तो यहाँ पर 1 चलाएगा, फिर 1 + 1 2, इस तरीके से काम करेगा। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ आइए वापस से, यहाँ नहीं आना, कहाँ आना है, पेज में जाना है, यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए। देखिए इंक्रीज़ अभी भी अच्छे तरीके से काम करेगा। आप इसको यहाँ पर लेके आइए, देखिए ये इंक्रीज़ हो रहा है और रीसेट भी होगा, इंक्रीज़ भी होगा, रीसेट भी होगा, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। इसको करते हैं कमेंट और इसको करते हैं कमेंट आउट। अब जो कि हुक देख रहे हैं तो एक दो और हुक देख लेते हैं, जो भी हुक है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं यूज़ इफेक्ट। इसके लिए हम लिखते हैं लर्न यूज़ इफेक्ट .jsx, ये वाला हमने किया, RAFC, ये हो गया। अब इसको कीजिए यहाँ से गायब, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। और हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट का क्या यूज़ होता है, कैसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। यूज़ इफेक्ट है क्या, यूज़ इफेक्ट जो भी, पहले इफेक्ट हुक समझिए कि इफेक्ट हुक्स क्या होता है। तो इफेक्ट हुक्स जो भी हैं वह आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप साइड इफेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट पे। किस किस तरीके का काम आप कर सकते हैं इसमें, जो इफेक्ट हुक होते हैं उस पर आप डेटा फेचिंग का काम कर सकते हैं। आपको सर्वर से डेटा लाना हो, मतलब बैकएंड से डेटा लाना हो, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन सेटअप करना हो, या फिर आपको मैनुअली चेंज करना हो डोम पे इन रिएक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं साइड इफेक्ट्स के। तो ये सारा इन सब इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो आप यूज़ इफेक्ट के अंदर में कर सकते हैं, इफेक्ट हुक के अंदर में कर सकते हैं। यूज़ इफेक्ट वैसे कोड को इनकैप्सुलेट करता है जिसमें साइड इफेक्ट होता है। ये 2 पैरामीटर से लेगा, एक होगा, पहला होगा फंक्शन और दूसरा होगा एरे। इसमें जो फंक्शन पास होता है वो आपका रन होगा जब आपका रेंडर कमिट हो जाएगा, उसके बाद स्क्रीन पर जब आपका रेंडर कमिट हो जाएगा उसके बाद ये वाला फंक्शन आपका रन होगा, चलेगा। और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है हमारा वो होता है कि एरे, जिस पर ये इफेक्ट डिपेंड करेगा। तो ये आपका और क्लियर होगा जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूँ। तो पहले हम लोग यहाँ से ये हटाते हैं और यहाँ से ये हटा दिया। हम लोग ये करते हैं वही काउंटर वाला एप्लीकेशन बनाते हैं और उसी में मैं आपको यूज़ इफेक्ट का कब रन होता है, ये किस तरीके से डिपेंडेंसी काम करती है वो सब मैं आपको बता दूंगा। कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पर हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और इसको मैं देता हूँ 0 और यहाँ पर वही काउंट और सेट काउंट लिखेंगे, काउंट सेट काउंट, ये लिखा। तो वो थोड़ा सा जल्दी हम लोग बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट और हैंडल इंक्रीज काउंट, या फिर काउंट हैंडल काउंट लिख लेते हैं इस बार इक्वल, और ये आपका हो गया। यहाँ पर सेट काउंट हम लोग यूज़ करेंगे, सेट काउंट, और इसको काउंट प्लस काउंट 9 नहीं देना भाई, काउंट प्लस 1 देना है, ये दे दिया। अब सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, काउंट लिख दिया, और बटन एक बनाना है जिस पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज काउंट, और यहाँ पर हम लोग उसको कॉल कर देंगे ऑन क्लिक पे, क्या था हमारा हैंडल काउंट। इसको सेव किया, अभी हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप आएंगे, अगर हमने इसको यहाँ नहीं लिखा था पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा, लर्न यूज़ इफेक्ट, इसको सेव कीजिए और अब यहाँ पर आइए। ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। देखिए इंक्रीज काउंट पे यहाँ पर करेंगे, ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। काउंटर हमारे सही तरीके से काम कर रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं यहाँ पर बनाता हूँ जो कि जनरेट करेगा रैंडम नंबर। उसके बाद हम लोग यूज़ इफेक्ट पे आएंगे और देखेंगे कि क्या किस तरीके से काम हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने एक स्टेट बनाया हुआ देख सकते हैं, कॉन्स्ट रैंडम नंबर, सेट रैंडम नंबर, और इसमें मैंने नल दे दिया इनिशियली। जनरेट रैंडम नंबर ये हमारा फंक्शन है जिसमें न्यू रैंडम नंबर, मैथ का यूज़ किया है फ्लोर का, और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमने ये लिखा, और फिर हम लोग उसको सेट कर दे रहे हैं इस फंक्शन का यूज़ करके इस करंट वैल्यू को चेंज करने के लिए। जैसे काउंट को किया था बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लॉजिक है। उसी तरीके से हम लोग नीचे भी इसको डिस्प्ले होने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर आना है और एक एचआर देता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए, यहाँ पर रैंडम नंबर हमारा जनरेट होकर ये दिख जाएगा, और बटन क्लिक करने पर हमारा रैंडम नंबर जनरेट होगा, यानी कि चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। इसको सेव करें, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं और आप इसको अगर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज काउंट, देखिए काउंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपका एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये हो गया और ये हो गया। और देखिए यहाँ पर चेंज होगा तो सिर्फ ये स्टेट चेंज होगा, इसका रैंडम नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता, और रैंडम नंबर पे करेंगे तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है रिएक्ट की वजह से। इतना हो गया। अभी नीचे आइए और इसको देखिए कि इसमें यूज़ इफेक्ट कहाँ फिट होता है। तो इसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स बताता हूँ यूज़ इफेक्ट के। तो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इट रन्स ईच टाइम व्हेन कंपोनेंट इज माउंटेड एंड री रेंडर। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट डायरेक्टली आप लिखते हैं यूज़ इफेक्ट, ये
और जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, तो ये कॉल बैक, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। आप इसको इस तरीके से, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। और एक यहाँ पर एक होता है एरे, बट वो आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, ये बस फंक्शन एक डिमांड करता है। और अगर मैं यहाँ पर एक CLG लिख दूँ, कंसोल, और यहाँ पर लिख दूँ कोई यूज़ इफेक्ट कॉल्ड, आपको देखना ये है कि यूज़ इफेक्ट कब हमारा कॉल होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये कॉल होगा, यानी कि ये वाला रन होगा ईच टाइम जब कंपोनेंट हमारा माउंट होता है या फिर री रेंडर होता है तभी। तो हमारा तो एक तो जब हम लोग पेज लोड होता है तभी हमारा एक कंपोनेंट माउंट होता है, तभी हमारा एक बार ये चलेगा, और फिर जब री रेंडर होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ आइए और देखिए रिफ्रेश, कंसोल में रहना है। देखिए इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, जैसे रिफ्रेश किया हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ तो हमें यूज़ इफेक्ट कोल्ड एक बार दिखाई देता है। अब हम लोग स्टेट में चेंज कर, जैसे हम लोग स्टेट में चेंज करते हैं वैसे हमारा री रेंडर होता है कंपोनेंट, ये तो सबको पता होगा। रिएक्ट में यही होता है, जब जब आपका स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे आपका पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, उस चेंज को, स्टेट जो चेंज होता है उसको देखने के लिए। तो जैसे आपने इंक्रीज काउंट किया तो आपका स्टेट चेंज हुआ, वैसे आपका एक बार और ये कॉल हो गया। वैसे अगर आप जनरेट रैंडम नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और बार कॉल होगा। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ, देखिए ये इंक्रीज होगा। एक बार और इसमें करेंगे तो यहाँ 3 दिखेगा। फिर जैसे जैसे जितनी बार भी आप स्टेट इसमें चेंज करेंगे उतनी बार आपका ये री रेंडर होगा और उतनी ही बार आपका यूज़ इफेक्ट कॉल्ड चलेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मान लीजिए कि आप यहाँ से डेटा फेचिंग कर रहे हैं बैकएंड से, तो आपने अगर कोई छोटा सा स्टेट कहीं से भी चेंज होता है तो आपका ये पूरा वापस से कॉल जाएगा सर्वर पे, API कॉल, और वहाँ से डेटा लेके वापस आएगा, जबकि उसका कोई मतलब नहीं बनता था। बट जस्ट बिकॉज आपने इसको इस तरीके से यूज़ किया है तो उसका मतलब बनेगा, और आपका बार बार वो एग्जीक्यूट होगा, कॉल जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से यूज़ इफेक्ट को तभी यूज़ करना है जब आपको पता हो कि इसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है वह माउंट हो तब हमारा कॉल हो या फिर रन हो, और जब जब हमारा स्टेट चेंज हो, जब जब हमारा री रेंडर हो तब तब हमारा कॉल हो। और इस तरीके का कोई काम है, कोई कोड है, इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट है, तो वह आप यूज़ इफेक्ट के अंदर में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको इसका दूसरा रूप दिखाता हूँ जो कि है बस सेम ही है, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बट मैं आपको ये कमेंट कर देते हैं। और वैसे आप चाहे मल्टीपल यूज़ इफेक्ट एक ही कोड में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यूज़ इफेक्ट ये लिखा, और यहाँ पर सभी को पता है कि हमें लिखना है एक कॉल बैक, तो ये हमारा एक कॉल बैक हो गया। और साथ में अब हम लोग यहाँ पर एक एम्प्टी एरे भी देंगे, ये वाला। तो इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी दिया नहीं था, यहाँ कर्ली करके हमने बंद कर दिया, बट यहाँ पर हमने एक एम्प्टी एरे दिया हुआ है। इसमें पहले कंसोल कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। CLG किया, और यहाँ पर चलिए यही लिखना है, कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता था, वो कोई नहीं, लिख दिया। देखिए इसमें क्या, इसमें इस जब आप एम्प्टी एरे यहाँ पर दे देते हैं तो ये डिपेंडेंसी आप एक दे रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इट रन्स वंस व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटेड। जब कंपोनेंट माउंट होता है तो एक बार रन होता है। एम्प्टी एरे का मतलब होता है कि नो डिपेंडेंसीज, कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो ये सिर्फ एक बार जब माउंट होता है तब आपका रन करेगा, उसके बाद और कभी आपका रन नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। देखो क्या, सेव यहाँ आना है और रिफ्रेश करते हैं, कंपोनेंट हमारा माउंट हुआ तो हमें यहाँ पर यूज़ इफेक्ट कॉल दिखाई देता है। जब हम लोग इसको स्टेट को चेंज कर दें तो देखिए स्टेट चेंज हो रहा है, तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर तो हो रहा है, बट हमारा यहाँ पर यूज़ इफेक्ट अब कॉल नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर भी ये हमारा यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा, ना तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ना ही हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो जब आपको ऐसा कोई कोड लिखना हो जो कि सिर्फ माउंट होने पर हमारा रन कर जाए एक बार, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर एम्प्टी एरे लगा के इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल जिस पे आप डिपेंडेंसी देंगे प्रॉपर एक स्टेट पर डिपेंड रहेगा, ये एक स्टेट पे प्रॉपर ये डिपेंड रहेगा। मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस करके थोड़ा सा दूर करता हूँ। इट रन्स व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटेड एंड व्हेनेवर डिपेंडेंसी चेंज। तो ये कैसे लिखते हैं, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट से आउट करते हैं। तो ये सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा, बस यहाँ पर हम लोग एक डिपेंडेंसी लिख देते हैं स्पेसिफिकली। क्या डिपेंडेंसी हो सकता है यहाँ पर, कोई भी एक स्टेट हो सकता है, बिकॉज स्टेट के चेंज होने पर हमारा री रेंडर होता है। तो दो स्टेट है हमारे पास, एक है काउंट स्टेट, दूसरा है रैंडम नंबर स्टेट। तो किस स्टेट पर आप इसको डिपेंडेंट करवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि काउंट पे ही हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर काउंट लिख देना है। आप चाहें तो मल्टीपल भी दे सकते हैं, जैसे काउंट और रैंडम नंबर दोनों पे, तो कॉमा देकर आप यहाँ पर दूसरा भी ले सकते हैं, बट हमारे पास सिर्फ 2 है तो हम लोग एक को यहाँ लिखते हैं और एक को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूँगा इसी वजह से। तो काउंट पे ये डिपेंड करेगा, यानी कि काउंट स्टेट जब चेंज होगा तभी हमारा ये कॉल होगा, वरना नहीं होगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो इनिशियली तो कंपोनेंट माउंट होता है, तब तो एक बार हमारा ये चलेगा ही चलेगा। अब अगर आप रैंडम नंबर पे कोई चेंजेस कर दें इस स्टेट पे तो ये हमारा नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ पर चल रहा है, नहीं चल रहा। तो इस पर ये डिपेंड नहीं है, लेकिन ये काउंट पर डिपेंड है। काउंट जब भी, काउंट का स्टेट जब भी चेंज होगा वैसे ही हमारा ये चल पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक बार और स्टेट चेंज करते हैं, री रेंडर होता है, तो ये यूज इफेक्ट हमारा फिर से कॉल होता है। स्टेट चेंज होगा, यानी कि स्टेट पर ये डिपेंड कर रहा है, अगर स्टेट में कोई परिवर्तन होता है तो ये यूज इफेक्ट हमारा वापस से कॉल होगा।
और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये किसी स्टेट पर भी डिपेंड होकर काम कर सकता है, ये यहाँ पर हमने देखा। तो आपको अपना यूज़ केस चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना है अपने कोड पे। अब इसमें एक क्लीनअप फंक्शन लिखा जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल 4 आप देख रहे हैं, द क्लीनअप फंक्शन, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, द फंक्शन यू रिटर्न फ्रॉम यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट से एक फंक्शन को रिटर्न लेते हैं, अभी तो कोई रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन एक रिटर्न लेते हैं, उसे हम लोग क्लीनअप फंक्शन कहते हैं। रन कब रन होता है, व्हेन द कॉम्पोनेंट अनमाउंट, जब कॉम्पोनेंट हमारा अनमाउंट होता है तब, और व्हेन दी डिपेंडेंसी इन दी डिपेंडेंसी एरे चेंज, जब हमारा डिपेंडेंसी एरे में से डिपेंडेंसी चेंज होता है तब। सिंस काउंट इज द डिपेंडेंसी एरे, ये इस पे whenever count change the cleanup function is called before the new fact runs। तो देखिए कि कैसे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ आइए, इसको पेस्ट कीजिए और यहाँ पर एक यूज इफेक्ट से एक रिटर्न लेते हैं फंक्शन। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर एक रिटर्न लेना है फंक्शन। तो रिटर्न लिखा और यहाँ पर एक कॉल बैक लिख देते हैं और आप यहाँ पर कर्ली क्लोज कर सकते हैं वैसे, और यहाँ पर CLG कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉम्पोनेंट विल माउंट, इसको सेव कर दीजिए। देखिए कि अब ये कब कॉल होता है, ये वाला क्लीनअप कब, ये काउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पूरा यूज इफेक्ट। तो यहाँ आना है और इसके एक बार रिफ्रेश करेंगे, पहले रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये कंपोनेंट माउंट वगैरह होता है। देखिए यूज इफेक्ट अब कॉल होगा ही होगा, ये सब चीज़ें हो रही। इस पर अगर करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, अगर इस पर जब आप करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट विल माउंट अनमाउंट होगा और आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो यानी कि अनमाउंट होकर फिर माउंट होता है, नया वैल्यू आता है, और वेरी अंडर का मतलब ये होता है ना, माउंट अनमाउंट माउंट अनमाउंट। तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। अभी इसका क्या मकसद क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, इस रिटर्न जब हम लोग फंक्शन कर रहे हैं यूज़ इफेक्ट से, ये क्लीनअप फंक्शन का इसका यूज़ केस क्या है। इसका यूज़ केस ये है कि अगर आप यूज़ इफेक्ट के अंदर में सर्वर से कनेक्शन बनाने का कोड लिखते हैं, तो आप अगर इसको डिसकनेक्ट करना चाहें तो डिसकनेक्ट करने का कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हर माउंट पे आपका कनेक्ट होगा, अनमाउंट पे आपका डिसकनेक्ट होगा, तो फ्रेश आपका कनेक्शन बनेगा। तो वह आप लिख सकते हैं। डेटा क्लीनअप करना हो कोई, तो आप वह कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। या तो बस मैंने एक कंसोल लिखा, बट ये सारे यूज़ केसेस इसके हो सकते हैं। तो यही है यूज़ इफेक्ट, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें याद रखिए। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और ऊपर वाले एग्जाम्पल 1 को मैं कमेंट्स आउट कर दूंगा, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से एग्जामिन करके और एक एक करके देख पाएँ अगर आपको देखना हो। इसको करते हैं क्लोज और यहाँ भी कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन ये रिएक्ट में क्या होता है, मेमोराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिससे आप अननेसेसरी कंप्यूटेशन को कैशे कर लेते हैं, मतलब उसके रिजल्ट को कैशे कर लेते हैं, और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वह कैशे से रिजल्ट आपको डिस्प्ले होकर दिखता है। इससे आपका अननेसेसरी जो एक्सपेंस होता है वो होता नहीं है। तो ये कैलकुलेशन में जो परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा वो नहीं होता, तो परफॉर्मेंस आपका बेटर हो सकता है अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो मेमोराइजेशन का, इसके लिए हम लोग यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं, और एक होता है यूज़ कॉल बैक, बट अभी हम लोग यूज़ मेमो देखने वाले हैं। तो यूज़ मेमो का काम बस इतना ही है कि आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज़ करना, यही इसका काम है। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है, क्या इसका काम करने का तरीका है। यहाँ कोड में आते हैं और यहाँ पर एक कॉमेंट पहले बनाते हैं, लर्न यूज़ मेमो। आई थिंक इसका नाम रख देते हैं लर्न यूज़ memo.jsx, ये नाम रखा। RFC ये किया, इसको हटाते हैं यहाँ से। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं, ये सब इजी टॉपिक है। पूरा रिएक्ट ही इजी है देखा जाए तो। लर्न, बस आप पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। तो लर्न यूज़ मेमो मैंने यहाँ पर लगा दिया, बस इतने आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर कुछ खास अभी करना है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये तो इम्पोर्ट हो चुका है, इसमें आइए और ये पहले ये हटाइए, ये हटाइए। इसमें मैं चाहता हूँ कि वही काउंटर वाला एप्लीकेशन आ जाए, और जो हमने ये बनाया था रैंडम जनरेटर का, रैंडम नंबर जनरेटर का, वह आ जाता है। उसको हम लोग क्विकली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही सेम कोड कॉपी पेस्ट किया, बस नाम थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। काउंट सेट काउंट है, हैंडल इंक्रीज काउंट है। यहाँ पर एक कंसोल लगा दिया मैंने, इंक्रीज काउंट फंक्शन, और सेट काउंट में काउंट +1 दे रहा हूँ। फिर रैंडम नंबर वाले में भी सेम वही है, बस यहाँ पर एक हमने इस फंक्शन के अंदर में, इस हैंडल के अंदर में हमने एक कंसोल लगा दिया। बाकी सारा काम सेम होता है बिल्कुल उसी तरीके से। वहीं पर यहीं पर हमने इसको काउंट दे दिया हुआ है, और काउंट का हमें डिस्प्ले दिख जाएगा बटन इसका इंक्रीज़ करने का, रैंडम नंबर और रैंडम नंबर को जनरेट करने का एक बटन दे दिया, और कुछ नहीं। इसको सेव करें, सेव करके अगर अभी आप देखेंगे इसको तो आपको ये कुछ इस तरीके से एरर होकर दिखिएगा, क्योंकि यूज़ स्टेट हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। यूज़ स्टेट और यूज़ मेमो दोनों ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज यूज़ मेमो आप यूज़ करेंगे तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। यूज़ स्टेट और यूज़ मेमो दोनों साथ में रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब नहीं होगा ये एरर। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको कीजिए रिफ्रेश। देखिए आपको काउंट दिख रहा है। काउंट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखेगा इंक्रीज काउंट फंक्शन। जब आप इसको करते हैं तो इंक्रीज काउंट फंक्शन आपको दिखता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जनरेट रैंडम नंबर फंक्शन। इसको जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ही हमारा कॉल होता जाएगा। ये कंसोल आपको दिखेगा। काउंट वाले को क्लिक करेंगे तो काउंट वाला हमारा मल्टीपल टाइम होता जाएगा। फिर नंबर आपको दिख रहा होगा बैच में,
ये इसका काम करने का तरीका है अभी तक का, ठीक है। और ये ठीक है, ये इसी तरीके से काम करता है। अब देखिए इसमें यूज़ मेमो क्या कर सकता है और कहाँ यूज़ करना होता है। यूज़ मेमो एक हुक है जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक लेता है फंक्शन और दूसरा लेता है एक एरे, डिपेंडेंसी एरे, कि किस डिपेंडेंसी पे चेंज होने पर यूज़ मेमो का कोड वापस से रन किया जाए, फिर कंप्यूट किया जाए उसके अंदर का जो भी कोड रहता है हुआ। जैसे यूज़ इफेक्ट था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, बट यूज़ मेमो में आप कैशे करने का काम यहाँ पर करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली यहाँ पर, उससे पहले ओके पहले देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लोग कोड लिख रहे हैं, कॉन्स्ट लिखा और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या इज़ काउंट 10 है, तो हमने ये लिख दिया 10 इक्वल, और ये लिखा मैंने, और सिंपल यहाँ पर लिखेंगे एक CLG लिखते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, CLG, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि इज़ काउंट 10 कॉल्ड, ये लिख दिया। और यहाँ पर हम लोग इफ़ लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि काउंट इक्वल 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 10 है क्या। अगर 10 है तो रिटर्न कर दो यस, अदरवाइज रिटर्न करेगा नो स्ट्रिंग। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना अभी के लिए। फिर देखते हैं इस फंक्शन को कॉल करके। फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। ये जो हमारा काउंट आ रहा था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे, इज़ काउंट, जो भी काउंट रहेगा 1 2 3 4 जो भी रहेगा इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं, अगर है तो डैश डैश डैश, और जो भी हमारा इसमें से रिटर्न आएगा इज़ काउंट 10, इसको कॉल कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ये हमारा काउंट का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, उसको कंपेयर किया जाएगा, और हमारा ये फंक्शन अगर 10 के काउंट हमारा 10 के इक्वल होता है तो येस में रिटर्न करेगा, वरना ये नो रिटर्न करेगा। ये हमारा यहाँ पर देखने का मकसद है। इसमें यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश कीजिए। आप पहले रिफ्रेश करेंगे, आपको देखिए इज़ काउंट 10 कॉल्ड, एक बार वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है जिसमें आपको नो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक बार और जब करेंगे तो आपका इंक्रीज काउंट फंक्शन ये कॉल होगा, बिकॉज आपने इसमें क्लिक किया तो वो फंक्शन हमारा चला इंक्रीज होने वाला, यहाँ पर 1 हो गया, और हमारा फिर से काउंट 10 फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पर आपको वापस से दिखता है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से दिखेगा आप 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे तो यहाँ पर येस हो जाएगा और आपको ये दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वापस ये नो होगा और ये इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखने वाली क्या बात है कि हमारा जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है ये काउंट वाला स्टेट, जिसके बेस पे हमारा ये इज़ काउंट 10 हमारा कॉल हो रहा है, और जब येस नो दे रहा है वो दे रहा है। तो इज़ काउंट 10 का रन होना मीनिंगफुल लगता है जब हमारा ये स्टेट का वैल्यू चेंज हो तब। एक तो ये काम आप देख लीजिए, तभी लगता है कि हमारा ये काउंट चेंज हो, तभी इसी पर हमारा ये डिपेंड करता है। तो तभी हमारा ये अगर चेंज हो रहा है तो ये भी हमारा चेंज होना चाहिए, यानी कि हमारा ये इज़ काउंट 10 कॉल होना चाहिए। ये एक डिपेंडेंसी वाला मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होना चाहिए, ये मीनिंगफुल लगता है। लेकिन आप देखेंगे अगर हम लोग जनरेट रैंडम नंबर को अगर हम लोग रन करें तब भी ये हमारा इज़ काउंट 10 कॉल होता है, जबकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है। येस रहे, नो रहे, 10 रहे, 1 रहे, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, फिर भी ये हमारा इज़ काउंट 10 यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं अगर आप यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे तो। ये डिपेंडेंसी वाले का काम आपको मैं बता, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप यूज़ मेमो यूज़ करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। मैं आपको डिपेंडेंसी लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, और सेम यही काम आपको करना है। बस आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का इसको कट कीजिए, फिर मैं इसको रहने दूँ, इसको रहने देते हैं, और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एक बार करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ से यहाँ तक आप कट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर आपको यूज़ मेमो यूज़ करना है, यूज़ मेमो इस तरीके से। इसमें होता है एक पहले कॉल बैक फंक्शन जो कि हमने कट किया, तो उसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और साथ में ये हमें एक एरे देना होता है यहाँ पर, डिपेंडेंसी एरे, यानी कि काउंट पर ये डिपेंड करेगा। तो काउंट चेंज होगा तभी हमारा ये चलेगा, वरना हमारा नहीं। ये कहने का मतलब, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको कीजिए रिफ्रेश, और अगर इस काउंट 10 इज नॉट अ फंक्शन जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से ये लिखने के बजाय आपको ये एज अ, इसको कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर आपको ये कॉल नहीं करना होता है, बल्कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसका ये रिफ्रेश कीजिए और पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें क्लिक करेंगे, 1 होगा, हमारा इस काउंट 10 कॉल होगा, आपको येस नो का यहाँ पर देखने को मिलता है। 10 तक जाएंगे, ये हमारा येस हो जाएगा, फिर येस हो गया, ये ठीक है, ठीक काम कर रहा है। फिर अब जब आप रैंडम नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ रैंडम नंबर जनरेट करने का जो फंक्शन है वह कॉल होगा, इज़ काउंट 10 फंक्शन कॉल नहीं होगा जिसमें आपने यूज़ मेमो अब लगा दिया हुआ, तो वह हमारे चलता, वह इससे क्या होगा, इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन का। साथ ही यूज़ मेमो क्या करता है, यूज़ मेमो इसको कैशे करके रखता है, रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट है इसको कैशे करके रखता है, और जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा और सेम चीज़ आपको चाहिए, सेम रिजल्ट आपको चाहिए, तो वो कैशे में से आपको देगा बिना इसको कैलकुलेशन किए हो। यानी कि यहाँ पर कोई अगर भारी सारी कैलकुलेशन होता है और उस पर कोई हमारा रिजल्ट आता तो उस रिजल्ट को हम लोग कहीं डिस्प्ले करवाते हैं, तो उस रिजल्ट पे अगर कोई चेंजेस नहीं हो रही है, उस पर जो भी डिमेंसी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वह सेम जो वैल्यू है कैशे से निकाल के हमें देता है, नहीं कि उस कैलकुलेशन को दोबारा से नहीं किया जाता यूज़ मेमो में, तो अगर उसको आप रखते हैं तो। वरना अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं तो वह बार बार उसको कैलकुलेट करेगा और आपको वह दिखाएगा। तो कोई अगर बड़ा सा मैथमेटिकल है, मान लीजिए कि
आजकल मिलियंस ऑफ डेटा पे काम होता है, डेटा साइंस पे, डेटा एनालिसिस पे। तो उस तरीके की एक्सपेंसिव जो कैलकुलेशन होती है वो आप यूज़ मेमो के अंदर में कर सकते हैं कि उसने कैशे करके रख लिया और फिर वही डेटा आपको रिटर्न कर दे रहा है, बार बार यहाँ कैलकुलेट कर नहीं रहा, तो टाइम आपको बच रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि ना हो, लेकिन बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और आपको समझ में यूज़ के समझ में आ गया, तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये है यूज़ मेमो। अभी इसके बाद हम देखेंगे यूज़ कॉल बैक, जो कि इसी की तरह है, बट वह एक फंक्शन, पूरे के पूरे फंक्शन को कैशे करता है। इस तरीके से समझ आइए अब उसको। बाकी हम लोग देखते हैं यूज़ कॉल बैक पे, फिर मैं आपको वहाँ पर डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताता हूँ। एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं, लर्न यूज़ कॉल बैक डॉट JSX, यानी कि RAFC। ये हमारा आ गया RAFC। अब इसको करिए, हटाइए, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लर्न यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक क्या करता है? यूज़ कॉल बैक एक हुक है, रिएक्ट हुक है, जो कि मेमोराइज करता है एक कॉल बैक फंक्शन को ही। यूज़ कॉल बैक एक पूरे फंक्शन को ही मेमोराइज करता है और यूज़ मेमो एक प्रॉपर्टी को करता है, एक स्टेट को करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये यूज़ तब होता है जब आपके पास कोई एक कॉल बैक हो जो कि आप पास कर रहे हो अपने चाइल्ड के पास एज अ प्रॉप, तब आप इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि ये मेमोराइज कॉल बैक रहता है, तो ये स्टेबल रहता है अक्रॉस दी री रेंडर। अगर जितनी बार रेंडर हो ये स्टेबल ही रहेगा। तो ये अननेसेसरी जो री रेंडर है वह नहीं होता कि किसी कंपोनेंट में कोई चेंज हो रहा है तो इस कंपोनेंट का ये जो फंक्शन है वो हमारा रेंडर हो गया, कॉल हो गया, तो उस तरीके के जो काम होते हैं वह हमारा नहीं होता। मतलब अगर पेरेंट हमारा री रेंडर हो रहा है तो अननेसेसरी चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए अगर पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था। बिकॉज दोनों में से क्या मतलब है? हो सकता है कि पेरेंट में अपना कुछ चेंज हो रहा हो तो उसमें चाइल्ड में कोई री रेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। उसको देखते हैं यूज़ एग्जांपल में, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो इसके साथ हमें एक मेमो भी यूज़ करना पड़ेगा। मेमो एक होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन। हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है HOC जिसे कहते हैं, जो कि मेमोराइज करता है किसी एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसके लिए हमें एक और कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज चाइल्ड पेरेंट का हमें रिलेशन यहाँ दिखाना है। तो मैं इसको पेरेंट बना सकता हूँ, बट मैं इसको नहीं बना रहा। इसको पेरेंट बनाते हैं, इसका एक चाइल्ड बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक और यहाँ पर बनाते हैं फाइल, क्या नाम रखें इसका, जनरेट रैंडम नंबर डॉट JSX, ये नाम रख दिया। और सिंपल सा जो हमारा जनरेट करने का था उसी कोड को यहाँ पर लिख देंगे। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग देखने को मिलेगा, हमने मेमो को इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट रैंडम नंबर, और यहाँ पर जो हमारा है ये पूरा का पूरा हमने रैप कर दिया है मेमो से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कॉल बैक इस तरीके से लिख दिया करते थे, बट यहाँ पर हमने मेमो और एक पैरेंथेसिस यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। तो बस यही है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर किया गया है, ये कहाँ से आएगा कैसे आएगा ये सब मैं आपको बताऊँगा। ये कुछ इस लिखने का तरीका पहले देख लीजिए। मेमो का हमने यहाँ यूज़ किया जिससे कि ये एक बार हमारा रेंडर हो। मेमो का जब आप यूज़ करते हैं, इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट का जब आप यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स अ फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग इफ इट्स प्रॉप्स हैवंट चेंज। यानी कि इसका प्रॉप अगर चेंज नहीं हुआ है, इसको री रेंडर करने से प्रिवेंट करता है ये मेमो। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। ऊपर में डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। Okay, so it prevents a functional component from re-rendering if its props haven't changed. It's particularly useful when you have components that are re-rendering with the same props but don't need to update when those props change. इसका यही यूज़ है कि अगर आपका सेम प्रॉप है री-रेंडर करते वक्त, बट आपको अपडेट नहीं चाहिए जब वो प्रॉप चेंज होता है, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं मेमो का। तो हमने इसका यूज़ किया हुआ यहाँ पर ताकि हमारा ये री-रेंडर ना हो अगर प्रॉप चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है जी। बाकी ये हायर ऑर्डर फंक्शन है जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर कुछ खास कोड लिखा नहीं गया है। मेमो लिखा है, रिएक्ट मेमो, और जनरेटर फंक्शन इसका नाम है, मेमो लगा दिया है। बाकी इधर अंदर में सब कुछ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ प्रॉप दिए गए हैं दो, जिसको डिस्ट्रक्चर किया गया है। ये हमारा पेरेंट कॉम्पोनेंट यहाँ से पास होगा, अभी कुछ देर में आपको देखने को मिलेगा। और कंसोल किया हमने जनरेट रैंडम नंबर कॉम्पोनेंट रेंडर्ड, और रिटर्न में हमने बस रैंडम नंबर को यहाँ पर शो करवा दिया है। और ऑन क्लिक पे हमने ये जो फंक्शन आएगा उसको ऑन क्लिक पे ट्रिगर करवा देंगे। बस यही है। अभी यहाँ पर है ये मेन काम जो है हमारे यहाँ पर। सो हमें चाहिए क्या, हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए यूज़ स्टेट और यूज़ कॉल बैक, साथ में जो हमारा अभी कंपोनेंट बना हुआ है उस कंपोनेंट को भी हमें यहाँ पर चाहिए, वो कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अपना जो काउंट का है उसको मैं बना लूँ ताकि मैं एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये काउंट वाला जो हमारा था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको वह भी लिख के दिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। और ये जो हम लोग यहाँ से पास करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं जनरेट रैंडम नंबर, और यहाँ से हमें प्रॉप पास करना है ना, ये दो प्रॉप पास करने हैं, एक तो फंक्शन पास करना है और ये वाला एक नंबर पास करना है। यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको रैंडम नंबर इक्वल जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वह, और एक जनरेट रैंडम नंबर इक्वल
जो भी हमारा फंक्शन का प्रॉप बनेगा वो अभी बना नहीं है तो इसको बनाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा स्टेट, रैंडम नंबर सेट नंबर, यूज स्टेट में यहाँ पर 0 लिख दिया और एक आप फंक्शन बना लीजिए यहाँ पर जो कि रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब क्या करना है, अब सिंपली इस रैंडम को यहाँ पर लिख देना है और ये जो हमारा है फंक्शन इसको यहाँ पर लिख देना है। ऐसा चीज़ें हुई तो ये जो हमारा कॉम्पोनेंट चाइल्ड कॉम्पोनेंट है इसका ये प्रॉप पास कर सकता है, ये प्रॉप यहाँ से पास कर रहा है, ये यहाँ पर आएगा। इस बटन के क्लिक होने पर ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा, ये वाला फंक्शन, और ये जनरेट कर देगा नया नंबर, अपडेट कर देगा प्रॉप हमारा इस स्टेट को और वो आपको दिखने को मिल जाए। दिखने के लिए हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये वेब पेज पे इसको करते हैं रिफ़्रेश। इसको रिफ़्रेश किया। अभी आप अगर रैंडम नंबर इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कंसोल। ये कंसोल क्यों दिखता है, बिकॉज जब आप चेंज करते हैं तो आपको ये रैंडम नंबर क्या है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है, ये हमारा स्टेट चेंज हुआ तो ये हमारा पूरा री रेंडर हुआ ये वाला, जिसकी वजह से हमने इस फंक्शन के अंदर ही लिख दिया हुआ है। ये जो हमारा फंक्शन है कंपोनेंट का फंक्शन है उसी के अंदर हमने ये लिख दिया हुआ है, तो ये हमारा रेंडर होता है तो हमें ये दिखता है। तो चाइल्ड पे चेंज किया तो ये हमारा रन होकर दिखता है, ये हमने देख लिया। अभी इस पर अगर आप क्लिक करते हैं जो कि पेरेंट पर है तब भी हमारा ये चेंज होता है। आप यहाँ पर देखिएगा 4 है तो 5 होगा, देखिए चेंज हो रहा है। इसको वापस से दिखाऊँ मैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा चाइल्ड वाला कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है हमारा स्टेट कहाँ, यहाँ पर, बट हमारा ये रेंडर हो रहा है, चाइल्ड कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है। तो यही हमें प्रिवेंट करना है और वही हम लोग करेंगे किससे, यूज़ कॉल बैक का यूज़ करें। अननेसेसरीली हमारा रेंडर नहीं होना चाहिए कोई कंपोनेंट। तो कैसे करते हैं वो देखिए। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ आना है और ये जो पूरा फंक्शन है ये वाला फंक्शन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले। इसमें बस यूज़ कॉल बैक लगाना है, इसको कीजिए कमेंट और यहाँ से यहाँ तक का आप कट कर लीजिए। कट कर लिया, यहाँ पर लिखिए यूज़ कॉल बैक और बस वही सारी चीज़ें हैं। इसमें एक हमें कॉल बैक देना होता है, फंक्शन लेता है एक, और साथ में एक डिपेंडेंसी यहाँ पर देनी होती है और डिपेंडेंसी में देंगे रैंडम नंबर। इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये जो रैंडम नंबर जनरेट करने वाला ये तभी करेगा जब रैंडम नंबर का ये वाला स्टेट हमारा चेंज होगा, वरना नहीं करेगा। तो आइए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर रिफ्रेश किया, रैंडम नंबर पे क्लिक करते हैं तो अभी तो ये हमारा चलेगा बिकॉज ये अपना इसका खुद का है, ये तो चलेगा ही। लेकिन जब आप काउंट को इंक्रीज करेंगे तब आपका नहीं होगा। ये देखिए चाइल्ड कॉम्पोनेंट अब हमारा री रेंडर नहीं हो रहा, पहले ये हो रहा था। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को जिससे परफॉर्मेंस आपका बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये यही है यूज़ कॉल बैक का। वैसे तो ये एडवांस लेवल पे यूज़ होता है मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो अननेसेसरीली आपका कॉल नहीं होने वाला है ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट अनटिल अनलेस आप इसके किसी प्रॉप में जो अपने प्रॉप यहाँ पे भेजा है इस पर कोई चेंज हो जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रैंडम नंबर। ठीक है, ये सिंपल वे में इजी एग्जांपल के साथ इतने ही एक्सप्लेनेशन है इसका और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप प्रैक्टिकल जब प्रोजेक्ट दिखाऊंगा मैं उस पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। संयम बना के रखिएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, दोनों का कोई काम। और यहाँ पर हमारा ये हुक जो है वो खत्म हो जाता है। बाकी एक और बचा है कस्टम हुक, मैं आपको वह दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर, लर्न अपना खुद का हुक कैसे बना सकते हैं, लर्न कस्टम हुक। और ये बहुत ही ईजी है JSX, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि आप ऐसा कुछ हमें करना पड़े। हुक क्या होता है, हुक एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये तो हमने RAFC इसमें किया नहीं, कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर इसको हम लोग लगा देते हैं पहले और यहाँ पर जाकर लर्न कस्टम हुक ऐसे किया, सेव किया और एक हुक बनाएंगे। हुक को बस यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लेकिन हुक बनाएंगे कहीं और। तो देखिए कि हुक कैसे बनता है कस्टम हुक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SRC फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं हुक्स नाम से और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम लिखेंगे यूज़ कस्टम काउंटर.jsx। हुक बनाने का ये रूल है, कह लीजिए कि आपको यूज़ प्रीफिक्स करना है अपने नाम के साथ। ओके, और सिंपली हम लोग यहाँ काउंटर वाला जो है वही हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। तो यूज़ स्टेट लिखा, यूज़ कस्टम काउंटर, देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर हमने स्टेट लिख दिया बिकॉज आप स्टेट का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाकी हैंडल इंक्रीमेंट है, इसके हैंडल ये इंक्रीज़ करेगा। और रिटर्न किया हमने यहाँ से ये वाला काउंट और ये वाला सेट काउंट, बिकॉज कोई भी हुक दो चीज़ रिटर्न करता है, एक करंट वैल्यू जो कि काउंट में है इसके, और दूसरा एक फंक्शन जो कि इसको अपडेट करेगा। और किस तरीके से अपडेट करेगा यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए और ये हटाइए यहाँ से, ये हटाइए। यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं H1 काउंट लिखा और हमें इसको इस हुक को यहाँ पर यूज़ करना, जैसे यूज़ स्टेट को करते हैं बिल्कुल वैसे ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरे नहीं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूज़ कस्टम काउंटर। ठीक है, और यहाँ पर आप काउंट लिख दीजिए और हैंडल इंक्रीमेंट, ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है वही हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है।
अब इस काउंट को आप चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं भाई, काउंट ये कर्ली बंद, और यहाँ पर आपको एक बटन लगाकर इस फंक्शन को भी कॉल करा देना है, ENC सिर्फ लिख देते हैं, और यहाँ पर ऑन क्लिक और ये जगह हैंडल इंक्रीमेंट सेव कीजिए। इसके बाद यहाँ आइए और इसको कीजिए रिफ्रेश, और देखिए आप ये इंक्रीमेंट कर पाएंगे। ये हमारा काउंटर का ही एक हुक बना दिया मैंने। अब जहाँ जहाँ भी आपको काउंटर चाहिए आपको अलग से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सिर्फ आप इस हुक को इंपोर्ट कीजिए और इसका यूज़ कीजिए। ईजी हो गया। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं अपने लॉजिक को अगर आप करना चाहें तो हुक्स में, बट वो अननेसेसरीली हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कोड इतना भी स्प्लिट नहीं कर देना है कि आप मेंटेन ना कर पाए। ये था कस्टम हुक, अगर आपको बनाना है तो बनाइए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल रेंडरिंग, यानी कि इफ एल्स कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस पे। तो इसके लिए एक कंपोनेंट बनाते हैं पहले, लर्न में लिखा लर्न कंडीशनल रेंडरिंग डॉट JSX, ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे RAFC और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूज स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको इंपोर्ट कर ही लेता हूँ पहले यहाँ पर, और ये नहीं चाहिए, ये हटाइए, ये हटाइए और यहाँ से यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमें आउटपुट दिख जाए। क्या ये आ गया। सो ये कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, यानी कि ये हो तो ये वाला रेंडर हो, ये हो तो ये वाला रेंडर हो, उस तरीके का काम कैसे करेंगे। और इसमें जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आप कंडीशन वर्क करता है वैसे ही यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के अंदर का चले, एल्स और इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला चले, इसी तरीके से ये काम करता है। बट यहाँ पर हम लोग टेरनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं JSX में ज़्यादातर। तो एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो स्टेटस इक्वल मैंने यहाँ लिखा ट्रू, एक वैल्यू नॉर्मल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अभी के लिए। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक एक्सप्रेशन का, तो स्टेटस लिखा और यहाँ पर लिखते हैं एम्परसेंड और यहाँ पर लिख दिया H1 और यहाँ लिख दिया गिकी ट्रू, सेव कर दिया। अगर ये स्टेटस ट्रू है, यानी कि ये स्टेटस ट्रू है तो ये वाला आपको दिखेगा, और फॉल्स होता तो कुछ भी ना दिखता। ये होता है इसकी वजह से ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखते हैं। देखो सेव किया, सेव करने के बाद अभी ट्रू है तो अभी दिख जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं और देखेंगे गिकी शो दिख रहा है। अब इसी तरीके से इसको अगर आप फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो कभी कभी होगा कि आपको इस तरीके से चीज़ें रेंडर करनी पड़ेगी। एक कंडीशन होगा, कोई स्पेसिफिक स्टेट होगा कि स्टेट पे अगर ट्रू आता है तो ये चले वरना ना चले, तो उस केस में आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशनल रेंडरिंग ये हो गया। दूसरा होता है पूरा का पूरा इफ एल्स की तरह, वहाँ दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग एक स्टेट बनाते हैं, ये आपको रियल वर्ल्ड की तरह लगेगा। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा यूज स्टेट, और इसमें इनिशियली हम लोग देते हैं फॉल्स वैल्यू, और इसे लिखेंगे इज लॉगिन सेट इज लॉगिन, और यहाँ पर हम लोग करते हैं इज लॉगिन। कि इज लॉगिन अगर ट्रू होगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन चलेगा वरना सेकंड एक्सप्रेशन चलेगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला हो गया और कॉलम देकर सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला हो, ठीक है। अभी इस पे देखिए, इस पे हम लोग लेते हैं ब्लैंक रिएक्ट फ्रैगमेंट, बिकॉज मुझे मल्टीपल लाइन का लिखना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक H1, लिखेंगे डैशबोर्ड पेज, और इस H1 से बाहर आकर हम लोग एक बनाते हैं। अभी इसमें देखिए, इसमें मैं कर देता हूँ, इसमें अगर आप आएँ और ब्लैक फ्रैगमेंट इसमें भी दे देते हैं, ब्लैंक फ्रैगमेंट H, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया और गड़बड़ किया गया मैंने। एक H1 यहाँ पर, और H1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन पेज। ये एरर क्यों आ रहा, देखिए ये हमारा इज लॉगिन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको एंटर की प्रेस करके यहाँ कर सकते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि हमने कहाँ गड़बड़। इसको आप एंटर की प्रेस मार के यहाँ कर सकते हैं, इसको एंटर की प्रेस मार के आप यहाँ कर सकते हैं, और ये आपका नीचे आएगा, और ये जो आपका है ब्रैकेट, ये जो आपका है ये यहाँ रख सकते। ओके, कोड में लफड़ा था, थोड़ा सा कोड में गलत लिख दिया था। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है इसको, बस सेम बस ये हमने गलत लिख दिया था, ये डबल हमने एंगल लगा दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से इज लॉगिन अगर ट्रू होता है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि यहाँ दिख रहा है वह दिखेगा। अगर इज लॉगिन फॉल्स होता है तो ये सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला दिखेगा। चलिए देखते हैं, इसको सेव किया, सेव करने अभी क्या है फॉल्स है तो हमें लॉगिन पेज दिखना चाहिए लिखा हुआ यहाँ, ये देखिए लॉगिन पेज दिख रहा है। तो रिफ्रेश कर लीजिए ताकि कोई एरर ना हो, दिख जाए, देखिए ये दिख रहा है। अभी अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं यहाँ पर ट्रू, इसको सेव किया, अभी ट्रू हो गया लॉगिन इज लॉगिन, तो हमको हमें डैशबोर्ड पेज वहाँ पर दिखाई देगा, डैशबोर्ड पेज। अभी इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाए हम लोग एक बटन लगा देते हैं, स्टेट को चेंज कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए इनिशियली, और एक बटन बना दें, बटन में ही कोड लिख देंगे, अलग से फंक्शन आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आइए बटन और यहाँ पर लिखिए लॉग आउट, बिकॉज डैशबोर्ड पेज में लॉग आउट होता है। यहाँ पर लिखिए ऑन क्लिक, इसका तो अलग से यहाँ फंक्शन बना सकते हैं बट मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। किस तरह से लिखेंगे, जैसे कॉल बैक लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो सेट इज लॉग इन, और सिंपली सेट कर देना इस पर, लॉग आउट होगा तो क्या होगा फॉल्स सेट होगा, और यही बटन हम लोग कॉपी करते हैं और इज लॉग इन वाले में यहाँ पे लगा देते हैं, और इस बार इसको ट्रू सेट कर, और यहाँ पर हम लोग इसको लॉग इन कर देंगे। तो लॉग इन ट्रू हो जाएगा, जब ट्रू होगा लॉग इन ट्रू तो डैशबोर्ड पेज दिखाई देगा। इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा इज लॉग इन फॉल्स हो जाएगा, तो हमें लॉग इन पेज दिखाई देगा। अगर लॉग आउट हो गया तो लॉग इन पेज देखो, लॉग इन हो गया तो डैशबोर्ड पेज देखो, जो नॉर्मल साइट पे होता है वह दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आया मैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पेज दिखेगा, लॉग आउट दिखेगा, लॉग आउट में क्लिक करेंगे तो लॉग इन पेज दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो इस तरीके से कंडीशनली आप रेंडर कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि ये अगर ट्रू होगा तो ये रेंडर करो, अगर ये फॉल्स होगा तो ये रेंडर करो। इसी को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। अब इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज इसमें और कुछ खास है नहीं। टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैप मेथड कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, या फिर जेएसएक्स में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम लोग एक और नया कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर, और कंपोनेंट का नाम रखेंगे लर्न मैप डॉट JSX RAFC। सो कीजिए यहाँ से गायब, और ये भी गायब कर देते हैं और ये भी गायब कर देते हैं, बस इतना इतना रख देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पर काम करना शुरू कर दे। तो लर्न मैप सेव कीजिए और यहाँ पर आइए। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, एक एरे है, और उसका हमने आइटम्स यहाँ पर लिख दिया, आइटम्स इक्वल, और लिख दिया हमने आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी एरे हो तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। इसको कैसे मैप मेथड लगाकर आप इसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे अपने वेब पेज पे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कभी कभी नहीं, मोस्टली होता है कि इसी तरीके का डेटा आपको मिलेगा अपने बैकएंड सर्वर से, मान लीजिए कि API कॉल करके, फिर उसको आप मैप मेथड का यूज़ करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो अगर एरे एरे आ रहा आपका तो उसको कैसे करना है वो आप देखिए। मैप मेथड होता क्या है, मैप मेथड एक न्यू एरे क्रिएट करता है विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन द कॉलिंग एरे। तो हर एक एलिमेंट पे ये उसको कॉल करेगा, एक नया एरे देने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं UL टैग एक, और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, जिसके अंदर में आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो आइटम्स जो एरे है उस पर लगाना है, इस एरे पे मैप मेथड लगाना है, और इसमें आपको कॉल बैक एक लिखना होता है, और यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से। आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज नहीं, पैरेंथेसिस ही देना होता है, कर्ली यहाँ पर नहीं आता। तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक एरे रिटर्न करेगा जो आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक LI आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लगाइए LI, और यहाँ पर आपका ये जो एरे है इसका एक पहला एलिमेंट लेगा, ये वाला एलिमेंट, और इसका इंडेक्स और इसका जो वैल्यू है वह डालेगा। तो वैल्यू डालेगा आइटम में, और आई में इंडेक्स में, आई में इंडेक्स में, मतलब जो आई होगा जैसे इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वह आई में चला। अब इसमें जब आप मैप मेथड यूज़ करते हैं तो आपको एक की देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप की देंगे तो आप दे सकते हैं क्या आई, और आपको अगर प्रिंट करना है दोनों को ही, जैसे मुझे प्रिंट करना है मान लीजिए आई, और साथ में मुझे प्रिंट करना है आइटम, जो आइटम में आ रहा हुआ। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा, देखिए 0, 1, 2, 3, ये इंडेक्स नंबर दिख रहा है। जूम कर दो क्या, देखिए ये इंडेक्स नंबर आपको दिख रहा है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, और इंडेक्स 0 पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पर इंडेक्स को नहीं लिखना चाहिए की के तौर पर। तो क्या लिखना चाहिए कि जब आप मोस्टली कब आप ये यूज़ करेंगे, जब आपका बैकएंड से डेटा आएगा। तो बैकएंड से जब भी डेटा आता है तो टेबल डेटाबेस से आता है। डेटाबेस में एक ID कॉलम रहता है, उस कॉलम में यूनिक रहता है सब कुछ, तो वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी यूज़ कैसे करेंगे, आइटम में पूरा आइटम आएगा आपका, मान लेते हैं आइटम डॉट ID, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है। बट अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस तरीके से नॉर्मल सा एरे बनाया, और इसी इंडेक्स को मैंने की के तौर पर लिख दिया हुआ है। ये भी ठीक है, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाता। माना जाता है कि जो डेटाबेस से आपका ID आ रहा है या फिर कोई अदर यूनिक आप जनरेट कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। मैप में इतना ही है, बस ये हर एक आइटम पे जाएगा, एक एक आइटम को लाएगा, आइटम वैल्यू यहाँ पर, इंडेक्स इसका यहाँ पर, और इंडेक्स यहाँ पर, आइटम तो आपको डिस्प्ले होकर दिख रहा है, इस LI के अंदर में दिखता जाए। और इसमें कुछ नहीं है दोस्त, बस इतना ही है मैप में। बट लोग इसको बढ़ा चढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, बट इसमें इतना ही समझने के लिए और कुछ नहीं है। बस इतना ही यूज़ करना है और यूज़ करना सीख जाना है आपको। बस यहाँ एरे होना चाहिए, और एरे के अंदर में डेटा कैसे पकड़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स का एक एरे आता है रिटर्न बैकएंड से, मोस्ट ऑफ द टाइम होता एरे है, बट उसके अंदर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं बजाय इस तरीके से सिंपली स्ट्रिंग होने के। उसको पकड़ना है आपको। बाकी मैप मेथड का काम करने का तरीका यही है। इसको क्लोज कीजिए, और नेक्स्ट हमारा, अब इसमें कुछ खास बचा हुआ है नहीं, जो भी था मैं आपको बता चुका हूँ, नया पुराना सब। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि CSS कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर रिएक्ट में CSS यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। तो हम लोग एक नया कमेंट बना रहे हैं, लर्न, पहले मैं इनलाइन CSS दिखाता हूँ, इनलाइन CSS.JSX। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखते हैं RAFC, जिससे हमें ये बन के मिल जाए। ये रेड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से ये हटा देते हैं। अभी फिलहाल के लिए सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको इनलाइन दिखाता हूँ। P टैग एक लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं हेलो रिएक्ट प्लस वीट प्लस GK लिखा। अब इस पर मुझे मान लीजिए कि मुझे कोई CSS लगाना हो तो कैसे लगा, इनलाइन। तो अब एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ कीजिए, जो नॉर्मली करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली, एक बार और कर्ली देना है, दो बार कर्ली लिखना है, और यहाँ पर सिंगल कॉट लिखिए, और फॉन्ट साइज में मुझे लगना है तो मैं फॉन्ट साइज इस तरीके से लिखूंगा, और फिर कॉट देकर मान लीजिए 20 px करना है तो 20 px। सेव किया इसको, सेव करने के बाद ये हमारे यहाँ पर है नहीं है, तो देखिएगा कैसे। यहाँ पर आइए और लिखिए लर्न, और क्या था भाई, लर्न इनलाइन CSS का, सेव किया।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 पिक्स आपको बड़ा होकर दिख जाएगा, दिख रहा है। इसको रिफ्रेश कर देखिए, अनसपोर्टेड स्टाइल प्रॉप, ये डिड यू मीन फॉन्ट साइज़, ये कह रहा है कि ये नहीं काम करता है, इस पे काम करता है ये वाला फॉन्ट साइज़, यानी कि केमल केस यहाँ पर काम करता है। ये कर देखिए केमल केस लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं करता। यहाँ पर आना है और ये हम लोग यहाँ से हटाते हैं और लिखते हैं फॉन्ट साइज, सेव किया और यहाँ पर आया मैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए वो वार्निंग हमारा खत्म, ये हमारा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो CSS है उस पर इस तरीके से लिखते हैं, बट यहाँ रिएक्ट में आपको इसको केमल केस में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर बीच में डैश है तो 2 वर्ड से बना होगा आपका CSS का प्रॉपर्टी, तो आपको इसको केमल केस के थ्रू इस तरीके से लिखना है। अदरवाइज आप जैसे एक और मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ, कलर, तो ये सिंगल वर्ड है तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखना है। यहाँ पर रेड लिख दिया तो ये रेड हो जाएगा और यहाँ टेक्स्ट आपको रेड होकर दिख जाएगा। तो ये इनलाइन CSS लगाने का एक तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिसमें आप वेरिएबल बना के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लिखिए कॉन्स्ट, जैसे BTN स्टाइल करना है मुझे, तो BTN स्टाइल एक हमने बनाया वेरिएबल और इसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको लिखेंगे, मतलब बस इसी को पूरे को उठाकर कॉपी करके और एक वेरिएबल में डाल देना है। वही मैं कर रहा हूँ। तो कलर लिखा और यहाँ पर लिखिए कलर ब्लू और फिर बैकग्राउंड कलर अगर आपको लिखना है बैकग्राउंड, और ये डैश कलर ऐसे होता है बट यहाँ पर ऐसे नहीं लिख के आपको केमल केस में लिखना है कलर, और यहाँ पर आप लिखिए इसको ऑरेंज, सेव कर दिया। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं इसी एक बटन बना लेते हैं बिकॉज ये बटन का है, तो बटन में लिखते हैं बटन 1। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है स्टाइल टैग ही यूज़ करना है और यहाँ पर एक करली देना है और लिखना है BTN स्टाइल, बिकॉज एक दूसरा करली तो यहाँ पर है ही, पर का प्रोजेक्ट लाएगा, मतलब यही चीज़ है जिसको हमने एक वेरिएबल में डाल के रखा हुआ है और यहाँ यूज़ कर, तो यहाँ पर भीड़ नहीं कम हो जाता है। बस देखो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो बटन आपको देखिए ऑरेंज में और ये ब्लू कलर में दिखेगा, मतलब अप्लाई हो रहा है CSS। रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए कोई एरर नहीं है। अब एक और तरीका बताता हूँ जिसमें आप इसको और इसको दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी को अगर कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पर बटन 2 कर दूँ और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि दोनों को कंबाइन करना, दोनों ही तरीके से लिखना है, तो इसको आपको इसको हटाना पड़ेगा, एक और करली मार लीजिए यहाँ पर, फिर आपको स्प्रेड करना पड़ेगा इसको और फिर अब आप BTN स्टाइल यहाँ पर लिखना है आपको और फिर कॉमा देकर फिर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और अब आप चाहें तो जैसे फॉन्ट साइज आपको लिखना हो ये वाला तो आप यहाँ पर लिख सकते, कॉमा देकर आपको जो मर्जी वहाँ पे लिखते जाइए। तो ये दोनों कंबाइन, पहले तो मैंने आपको ये दिखाया फिर मैंने आपको ये दिखाया, आप दोनों को कंबाइन करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और आपको बटन बढ़ा के दिख जाएगा, फॉन्ट साइज चूंकि हमने बढ़ा किया इसी वजह से। तो ये इन लाइन लिखने का तरीका, इन लाइन CSS कैसे लिखेंगे रिएक्ट जेएस पे, उसके बारे में जानकारी इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस पर। अब देखिए कि एक्सटर्नल CSS कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस CSS का एक फोल्डर बना लेते हैं। तो SRC फोल्डर के अंदर में CSS नाम का मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, आप चाहें तो एसेट्स के अंदर में भी बना सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। हमने इसमें इसके अंदर में एक फाइल बनाया, अभी हम लोग इसमें एक एक्सटर्नल CSS करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सटर्नल .css, बस इतना ही नाम रखते हैं, क्या बड़ा सा नाम रखें। ये हो गया। अभी कॉम्पोनेंट बनाते हैं, कॉम्पोनेंट हमने बनाया ही नहीं है तो यहाँ पर आते हैं और कंपोनेंट का नाम हम लोग क्या रखें, मुझे 2 फाइल चाहिए होगा इसको दिखाने के लिए, तो मैं 2 कंपोनेंट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं पहले एक तो बना लूँ, मैं लर्न एक्सटर्नल CSS1.jsx, इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो एंटर की प्रेस किया, ये हमारा पहला फाइल बन गया और न्यू फाइल से बस इसको 2 कर देंगे, 2 फाइल हमारा बन गया। इसमें अब RFC कर देते हैं, RFC ये हो गया और इसमें इसको हटाइए और ये सब कुछ करना है नहीं, ये हटाइए, यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ पर एक सिंपल सा हम लोग P लिखेंगे, P टैग, इसमें लिख देते हैं दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर RAFC ऐसे करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे, इसको 2 कर देते हैं ना, 2 कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा अलग अलग दिखे। यहाँ पर 1 कर देते हैं, सेम वही कोड है, बस अपना अपना कंपोनेंट है, इस रिएक्ट की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसको बढ़ा दिया। तो 2 हमारे पास कंपोनेंट है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल CSS का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक्सटर्नल CSS मीन्स क्लास ID, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल CSS में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए कुछ CSS हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CSS में क्लास बनाया मैंने 2, एक क्लास जिसका नाम TXT-size-30, ये करेगा ये फॉन्ट साइज 30 इंक्रीज कर देगा, जिस भी एलिमेंट में आप ये क्लास लगाएंगे उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा 30 px से। तो ये जैसे TXT कलर ब्लू है, कलर ब्लू हो जाएगा उस टेक्स्ट का जिस पर आप ये क्लास लगाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले इस पे कंपोनेंट 1 पे और इसको यहाँ पर लगाते हैं। क्लास है तो क्लास आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और क्लास यहाँ लिखा जाता है, यहाँ क्लास नेम लिखा जाता है, क्लास यहाँ रिजर्व कीवर्ड है इसी वजह से। यहाँ पर हमारा क्या नाम था, मान लीजिए कि इस वाले को अप्लाई करना है तो लिखना है TXT-size-30, क्योंकि ये आपका अपना क्लास है तो आप इस तरीके से लिख रहे हैं, जो भी नाम है वो एज इट इज़। इसको सेव कीजिए और यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है क्या, मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिए लर्न
एक्सटर्नल CSS1 और इसी तरीके से 2 को भी मेंशन कर दीजिए। 2 को भी हमने मेंशन कर दिया हुआ। तो ओके, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, हम लोग इसमें लर्न एक्सटर्नल इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक्सटर्नल CSS1 CSS2। यहाँ पर हमारा ये अभी तक हमने क्लास नेम के साथ इसको लगा, बट ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमने ये तो लगा दिया, बट हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया इस वाले CSS को। तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ इंपोर्ट करना है। चलिए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट, और यहाँ पर डॉट डॉट ये CSS के अंदर में, और यहाँ पर लिखना है एक्सटर्नल डॉट CSS। याद रहे एक्सटेंशन लिखना यहाँ पर ज़रूरी है CSS फाइल के लिए, तभी आपका काम करेगा। अब जो कि आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ काम करने लगेंगी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, और ये साइज़ आपका इंक्रीज़ होकर आपको दिखेगा। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए साइज़ आपका इंक्रीज़ हो गया। अगर आप इसका कलर भी चेंज करेंगे, जो हमने एक बनाया हुआ यहाँ पर कलर चेंज करने के ब्लू करने के लिए, तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। बस CSS यहाँ पर लिखिए, क्लास जो नेम है वो, और ये आपको ब्लू होकर दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है, ब्लू होकर दिख रहा है। लेकिन इसमें है क्या पता है, ये ग्लोबल हो गया। मतलब आपने यहाँ पर इसको लिखा और आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया हुआ है और आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप अगर सेम यही क्लास, तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूँ और यहाँ पर चिपका दूँ इस वाले पे, इसको सेव कर दूँ, ये 2 पर है, ध्यान रहे, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी उसी तरीके से काम करने लगा। और आप एक चीज़ आपने ध्यान देगा, हमने इंपोर्ट नहीं किया है इसको, हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट हमने एक जगह किया और सभी जगह पर ये यूज़ हो जा रहा है, तो ये ग्लोबल हो जाता है एक्सटर्नल CSS। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें, फिर मटेरियल यूज़ करें, वहाँ जो क्लासेस आपको दी जाती हैं, और बूटस्ट्रैप की स्पेशली बात करें, टेलविन की बात करें, तो वहाँ जो क्लासेस दी जाते हैं उसको आप कॉन्फ्लिक्ट कर बैठे हैं अपने कस्टम CSS से, बिकॉज वो भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक्सटर्नल CSS जब भी आप बनाते हैं, उसको कहीं तो इंपोर्ट करेंगे आप यूज़ करने के लिए एक बार, तो वह ग्लोबल हो जाएगा। फिर आप उसको ध्यान रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है एक्सटर्नल CSS में। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम लोग कंपोनेंट स्पेसिफिक अपना CSS बना सकें कि इसमें इसी में सिर्फ यूज़ हो, या फिर जो हो सो इसी में यूज़ है, इस वाले में यूज़ ना हो? तो बना सकते हैं। इसके लिए आपको CSS मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बस वो आप यूज़ कर सकते हैं मे बी। तो इसको हटाते हैं, इन दोनों को कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, और हम देते हैं CSS मॉड्यूल। तो उसके लिए हमें 2 कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा। पहला कॉम्पोनेंट बनाते हैं लर्न CSS मॉड्यूल 1.jsx, ये लिखा, यहाँ पर लिखते हैं RAFC, बस सेम वही लिखना है, मगर इसको हटाते हैं, और यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटाया। थिंक यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, इसमें लिखते हैं दिस इज CSS मॉड्यूल 1, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसको पूरे को आप कॉपी कर लीजिए, और एक और फाइल हमें बनाना है, हमने फाइल नहीं बनाएगा, नहीं बनाया, एक और फाइल में बनाते हैं इसी तरीके से, लर्न CSS मॉड्यूल 2.jsx, और सिंपली CSS मॉड्यूल 2. पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर सिंपली 2 किया, सेव किया, और यहाँ पर मैं 2 कर दिया। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट बना लिया CSS मॉड्यूल के लिए, ये 2 चीज़ें। ठीक है, अब इसके लिए जो CSS मॉड्यूल क्रिएट करना होता है, जो फाइल आप CSS का क्रिएट करेंगे, वो हमें क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम लोग CSS के अंदर आते हैं, फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, और इसका नाम रखेंगे लर्न, आपसे नाम कुछ भी रख सकते हैं, लर्न CSS मॉड्यूल 1 डॉट देकर आपको यहाँ पर मॉड्यूल लिखना है .css। तो मॉड्यूल .css लिखना यहाँ पर अनिवार्य है, ये वाला। आप यहाँ लर्न CSS मॉड्यूल 1 इस जगह पर कुछ भी लिखिए, लेकिन .module.css ये लिखना जरूरी होता है CSS मॉड्यूल बनाने के लिए। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको एक और फाइल क्रिएट करें 2 के लिए, और यहाँ पर .css, हम लोग 2 फाइल हम लोग ने बना। अब इसमें मैं बेसिक सा कोड लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पहले वाले CSS पे कुछ तरीके से टेक्स्ट साइज़ और टेक्स्ट कलर, और दूसरे वाले पर भी हम लोग सेम लिखेंगे, बट उसमें हम लोग कलर चेंज कर देंगे। इसमें मैंने कलर ब्लू कर दिया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट साइज़ मैंने 50 रखा है, कलर मैंने रखा है रेड, इस पर टेक्स्ट साइज़ 30 है और कलर है ब्लू। अब देखिए कि इसको यूज़ कैसे करना होता है, या फिर यूज़ कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले मॉड्यूल 1 पे जाते हैं, कॉम्पोनेंट 1 पे, और यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट करने का तरीका है एक अलग सा। इसमें आपको एक नेम के साथ इसको इंपोर्ट करना, जैसे स्टाइल लिखना होता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम देन .css, और फिर /learn CSS मॉड्यूल .css, ये भी फाइल का नाम था, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस वाले मॉड्यूल में जो भी CSS है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ यहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये मॉड्यूल स्पेसिफिक। तो कैसे यहाँ पर यूज़ करना है वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी जगह पर यूज़ करके यूज़ होता है या नहीं होता। तो क्लास नेम लिखना है, फिर इसमें कर्ली, ये आप कॉट नहीं देंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ आपको लिखना है बैक टिक, और यहाँ पर डॉलर सिंबल दीजिए, और यहाँ पर आप लिखिए कुछ इस तरीके से स्टाइल डॉट क्या नाम है TXT _ साइज, ये लिखा, सेव किया।
मतलब ये वाली, तो ये वाला जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आपने इंपोर्ट कौन सा किया है, मॉड्यूल 1 CSS इंपोर्ट किया है, तो इसमें जो txt साइज है 50 px का वह यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और आई थिंक हमने इसको मेंशन नहीं किया app.jsx में यहाँ पर अभी तक, तो इसको कर लेते हैं लर्न CSS मॉड्यूल, ये हो गया पहला। दूसरा लर्न CSS मॉड्यूल, सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आपको 50px होकर दिखेगा ये वाला, दिख रहा है। अब इसी 50px को मैं अगर करना चाहूँ एक्सटर्नल में, क्या था एक्सटर्नल में था कि आपने एक बार इंपोर्ट कर दिया फिर आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ यानी कि अपने दूसरे कंपोनेंट में, तो ये यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपको एरर दे देगा भारी सा। देखिए स्टाइल इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर स्टाइल ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कि ये क्या है। हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप यही सेम अगर फाइल यहाँ इंपोर्ट कर लें तो, मतलब ये ग्लोबल नहीं है, आपको इंपोर्ट करना कंपलसरी है, और जो इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर जो CSS होगा वही आप यूज़ करेंगे। इसको हमने अगर इस तरीके से किया सेव, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही 50-50 पे आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मॉड्यूल 1 वाला मॉड्यूल जो CSS है, ये CSS ये मॉड्यूल 1 वाले कॉम्पोनेंट में चले, और मॉड्यूल 2 का जो है वह इस पर चले। लेकिन नाम दोनों का सेम रखा है मैंने, CSS का जो नाम है क्लास का नाम वह सेम, दोनों सेम है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बिकॉज ये स्पेसिफिक है, जहाँ इंपोर्ट करेंगे वहीं पर रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा इसमें ये कैसे ये डिफ्रेंशिएट करता है अपने नाम पे। यहाँ भी टेक्स्ट साइज और यहाँ भी टेक्स्ट साइज, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 कर देते हैं। जैसे आप इसको 2 करेंगे वैसे ही ये जो टेक्स्ट साइज है ये 2 वाले से लेना शुरू कर देगा, यानी कि ये 30 का हो जाएगा। इसको सेव किया और ये देखिए 30 का हो गया। अब इसको आप इंस्पेक्ट कीजिए यहाँ पर आके, आपको CSS यहाँ पर दिखेगा, देखिए ठीक है दिख रहा है TXT साइज, और यहाँ पर एक इसने खुद से एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया हुआ है, सुफिक्स लगा देता है, इसमें अलग और इसमें अलग। और TXT साइज दोनों में सेम सेम है, हमने क्लास का नाम लिखा था, बट ये खुद से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ ऐड कर देता है, जिससे की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। इवन क्लास नेम सेम आपने रखा अपने CSS फाइल में फिर भी, ठीक है जी। तो बाकी की चीज़ अगर आपको देखनी है TXT कलर का वो देख सकते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए, जिस भी कॉम्पोनेंट आपको यूज़ करना हो जिसमें आपने इंपोर्ट किया उसी के बेस पे आपका ये काम करेगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा लिख के, यहाँ पर आया मैं, और तो मॉड्यूल 1 वाले CSS में क्या है कलर देख लीजिए, रेड है तो आपको रेड दिखाई देगा। मॉड्यूल 2 में भी इसको लगा देते हैं। मॉड्यूल 2 में क्या है, मॉड्यूल 2 में ब्लू है तो ब्लू दिखेगा, यानी कि नीचे वाला ब्लू दिखेगा, ऊपर वाला लाल दिखेगा, ठीक है। ये इंस्पेक्ट कर देखिए क्लास दिखेगा, यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज एक कुछ सुफिक्स करके एक टेक्स्ट कलर कुछ और इस तरीके। तो ये हो गया मॉड्यूल। अगर आपको CSS मॉड्यूल यूज़ करना हो अपने रिएक्ट पे तो कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी। इसको क्लोज कीजिए, इसका कुछ और खास यूज़ है नहीं। अब देखिए कि इमेज कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट JS पे। तो उसके लिए मैंने 2 इमेज ला के यहाँ पर रखा हुआ है। एक तो इमेज मैंने पब्लिक के अंदर रखा है, जिसमें कोई पब्लिक कैसे यूज़ करते हैं, पब्लिक के अंदर कोई एसेट्स हो तो कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा सकूँ। तो पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बनाया मैंने इमेजेस का, और ये वाली इमेज है, ठीक है। और एक इमेज मैंने रखा है एसेट्स के SRC के अंदर में, एसेट्स के अंदर में इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर में एक इमेज है ये वाला इमेज, ये 3 नंबर पे है वो 1 नंबर पे है, याद रखिएगा। अभी देखिए कि इमेज कैसे यूज़ करते हैं, जब पब्लिक फोल्डर के अंदर रखें तब, और जब SRC के अंदर में हो तब। एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं, कॉम्पोनेंट का नाम रखेंगे लर्न यूज ऑफ इमेज डॉट JS। इंटर की प्रेस कीजिए RAFC, और इसको हटाइए और इसको हटा देते हैं, यहाँ से ये बढ़ा देते हैं। वो सिंपली आप यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट दोनों ही सेम तरीके से होता है। क्या कर दिया मैंने, इंपोर्ट दोनों ही सेम तरीके से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इंपोर्ट करके। इंपोर्ट पिक लिखा, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट करना है इमेजेस से। तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिखना था, पब्लिक डायरेक्टरी को छोड़ के, ये पब्लिक डायरेक्टरी को छोड़ के इसके अंदर जो भी पाथ बनेगा वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर में pic.png, ये तो ये लिखना पड़ेगा। और इसको यूज़ कैसे करेंगे, एक H1 में यहाँ लिखता हूँ इमेजेस, और इसके नीचे में आपको इमेज टैग यूज़ करना है, जिसमें SRC में पहले तो कॉट हटा देना है, कर्ली देना है, और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है पिक, यानी कि जो आपने यहाँ पर लिखा था पिक वही आपको पिक यहाँ पर लिख देना है, और कुछ नहीं करना। विड्थ देता हूँ वरना बहुत बड़ा दिखेगा, ये विड्थ देते हैं, ये हम लोग दे देंगे 400 px, सेव करते हैं। और ये काम करना चाहिए था, हमने यहाँ कॉट एक मिस किया, बस इसको सेव किया। और देखिए ये आपको यहाँ पर इमेज एक दिख जाएगा, नहीं दिख रहा क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर लगाया नहीं है। यहाँ पर आइए और इस कंपोनेंट को लर्न यूज ऑफ इमेज, अभी रनर होगा और हमें यहाँ पर इमेज देखने को मिल, देखिए इमेज देखने को मिल गया। इसको आप अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे इस इमेज को, तो SRC इमेज के अंदर में pic.png इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 400 पिक्स के साथ। अब देखिए कि एसेट्स के अंदर में हो तो वह कैसे होता है, यानी कि इस एसेट्स SRC फोल्डर के अंदर में एसेट्स और इमेज उसके अंदर में तो कैसे करना है। इंपोर्ट बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो इंपोर्ट कीजिए, इसका नाम रखते हैं सुपा पिक। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये इंपोर्ट होगा, 2 डॉट मारिए, एसेट्स में चले आएंगे, यहाँ से इमेजेस, फिर यहाँ पर क्या नाम है इसका, सुपा पिक
डॉट जी PNG। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल वही है। फिर मैं एक BR लगा देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा न्यू लाइन में आपको दिखेगा, लाइन ब्रेक होकर। IMG करना है, इसमें भी SRC ये कॉट हटा देना है, कॉट लिखिए और एक है सुपा पिक। ये आप ऑल्ट में डाल सकते हैं कुछ भी, मैं आपको विड्थ में डाल देता हूँ यहाँ पर। और हम लोग विड्थ में यहाँ पर 300 डाल देंगे, बिकॉज छोटा बड़ा दिखेगा तो आपको इमेज दिखेगा कि हाँ 2 इमेज है अलग अलग, बस इतना ही करना है। और यहाँ ये और कीजिए इसको रिफ्रेश, आपको देखिए 2 इमेज दिख रहा है। इसका अगर आप देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, SRC एसेट्स के अंदर में इमेजेस, और ये कुछ इस तरीके से। तो ये इमेज यूज़ करने का तरीका है रिएक्ट जिसमें किस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए कि फॉर्म कैसे आप इसमें हैंडल कर सकते हैं, फॉर्म अगर आपको हैंडल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं और फॉर्म में आते हैं। फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए और SRC कॉम्पोनेंट यहाँ पर हम लोग लर्न फॉर्म डॉट JSX, ये क्या RAFC ये हो गया। इसको हटाइए यहाँ से, और इसमें हमें यूज़ स्टेट की आवश्यकता पड़ सकती है तो हम लोग यूज़ स्टेट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर ये नहीं करना और ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना, ये फ्रेगमेंट यहाँ पर। तो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो लेबल का यूज़ करते हैं, बट मैं डायरेक्टली फर्स्ट नेम और यहाँ पर इनपुट टैग का यूज़ करेंगे जो कि टेक्स्ट होगा, और इस पर आप जैसे नॉर्मल देते हैं नेम इक्वल नेम, क्या 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 दे सकते हैं आप, नेम आप दे दीजिए फर्स्ट नेम दे दिया, या फिर फर्स्ट नेम ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पर मैं 2 BR देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में आपको दिखेगा लाइन ब्रेक होकर, और इसी सेम को कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर बस लास्ट नेम लिख दीजिए ताकि 2 आपको एलिमेंट देखने को मिले, लास्ट नेम और यहाँ पर ये लास्ट नेम कर देना। अब खत्म होने को है तो थोड़ा सा और संयम बना के रखिए, ये खत्म ही है। अब फॉर्म के बाद ENV, उसके बाद ये खत्म हो जाए। तो ये हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर हम इसको देखें, पहले तो यहाँ पर ये हमें मेंशन कर देना चाहिए कि लर्न फॉर्म, और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको 2 फॉर्म दिखाते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको स्टेट से बाइंड करते हैं, मतलब अगर मुझे यहाँ वैल्यू देना है, इसमें वैल्यू देता हूँ वैल्यू इक्वल, और यहाँ पर मैंने दे दिया फर्स्ट नेम राजेश, और यहाँ पर मैं एक और वैल्यू देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर हम देते हैं कुमार। इसको सेव किया और मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दिख जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट आकर। आप इसको बैक स्पेस करके नहीं हटा सकते हैं और ना ही आप इसको बैक स्पेस करके हटा सकते हैं। आप यहाँ पर इसको हम लोग रिफ्रेश करें और आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ कंसोल में, तो यहाँ पर ये कहता है कि व्हेन यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, तो ये कहता है कि या तो आप ऑन चेंज हैंडलर इसमें अप्लाई कीजिए या फिर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई कीजिए। तो उनमें से कोई एक करेंगे तभी आप इसको एडिट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ लिख के आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ आते हैं और वैल्यू लिखने के बजाय आप इसमें लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये दे दिया। इसको सेव कर दें और इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक का वार्निंग खत्म हो जाएगा, ये दूसरे वाले का वार्निंग थे, बट आप यहाँ पर आप बैक स्पेस करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। बट ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, कभी भी फॉर्म बनाते तो हम लोग यूज़र से डेटा लेते हैं। तो ऑन चेंज इसमें बेटर ऑप्शन है, तो ऑन चेंज आप कर सकते हैं। अभी ये वैल्यू यहाँ पर वापस से कर देते हैं और इसको ऑन चेंज पे लेके, तो ऑन चेंज इसमें कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वह भी आपको। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ वैल्यू में और यहाँ पर एक हम लिखते हैं ऑन चेंज इवेंट है इसका, और इस पर एक फंक्शन चलेगा तो हैंडल चेंज नहीं, हैंडल फर्स्ट नेम करते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम, तो ये हैंडल करेगा फर्स्ट नेम को। उसी तरीके से ऑन चेंज एक हमें लास्ट नेम के लिए भी करना है, ओहो लास्ट नेम के लिए भी करना है, तो यहाँ पर आना है और पेस्ट कीजिए और यहाँ पर हैंडल लास्ट नेम। और ये फंक्शन बनाया नहीं है आपने, आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आइए और लिखिए कॉन्स्ट हैंडल फर्स्ट नेम, ये लिखा इक्वल, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देंगे, लेकिन आप इसमें लिखेंगे क्या, कैसे आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आइए और ये लास्ट नेम, ये जो वैल्यू आपने दिया हुआ है ये वाली वैल्यूज़, चाहे वह यहाँ राजेश लिखा है फिर कुमार लिखा हो, तो उसको आप चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा स्टेट से। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें स्टेट चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं स्टेट बनाते हैं। स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्ट लिखा एक एरे और यहाँ पर यूज़ स्टेट, और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, बट मैं अभी के लिए एम्प्टी रखता हूँ इसको कुछ इस तरीके से एम्प्टी रख दिया। अब करंट वैल्यू रहेगा, करंट वैल्यू हमारा क्या है एम्प्टी, ये होगा फर्स्ट नेम के लिए, कॉमा दिया, सेट करेंगे इससे फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर अगर आप राजेश अभी लिखते हैं, ऐसे लिखा राजेश लिखा, और ये फर्स्ट नेम जो है हमारा जिस पे हमारा राजेश अभी है, इसको हम लोग यहाँ वैल्यू के तौर पर लिख देते हैं। इस तरीके से लिखने के बजाय आप इसको हटाइए और यहाँ पर आप ये लिख दीजिए फर्स्ट नेम। बात एक ही है, बस हमने अभी स्टेट बना के कर दिया और पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पर टाइटली इसको लिख दिया था। तो बात एक ही है, यहाँ पर राजेश आपको दिख जाएगा। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपको राजेश दिख जाता है। यहाँ पर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑन चेंज पे हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो गया। इस तरीके से दूसरे के लिए भी कर देते हैं, लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम था, यहाँ पर लास्ट नेम करते हैं लास्ट नेम,
और यहाँ पर कुमार है तो कुमार रहने देते हैं, और ये हमारा लास्ट नेम यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लास्ट नेम है आपको यहाँ पर आ गया भाई, ये कुमार की जगह पर यहाँ से ये हटाना है, और ये हो गया लास्ट नेम, ठीक है। अभी यहाँ भी आपको वही सेम दी जाएगा, लास्ट नेम दी जाएगा, बट अभी भी आप बैक स्पेस करके इसको चेंज नहीं कर सकते, तो अभी भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉर्म किस तरीके से रहता है, फॉर्म रहता है एकदम ब्लैंक। ब्लैंक चाहिए तो आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हटा देना है, एम्प्टी रखिए, सेव कीजिए, और सिंपली यहाँ देखिए आपको फॉर्म दिखेगा खाली, बट यहाँ पर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, अभी भी कुछ भी टाइप नहीं, आप टाइप करेंगे या दिखेगा नहीं। तो ये आपको ऑन चेंज पे हैंडल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस ये जो स्टेटस पे हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि सेट करेंगे नया वैल्यू जो भी टाइप हो रहा है हुआ, उसको कैसे करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करके इस आइटम पे आप डेटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ई इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो वैल्यू यहाँ टाइप होता है वो मिलता है आपको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे। अब उसको कंट्रोल करके देख सकते हैं ई इवेंट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसमें डेप्थ में जाऊँगा नहीं। सेट फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आपको अगर टाइप हुआ वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी में जो टाइप किया था वह रहता है, तो उसी को हम लोग सेट कर देंगे इस स्टेट पे, और वह आपको दिख जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, बस आपको यहाँ पर चेंज करना है ये लास्ट नेम, बाकी ये ई टारगेट डॉट वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ ये, और अब यहाँ पर आप कोई भी टाइप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये अच्छे तरीके से आपका काम करेगा, कोई इशू आपको होने वाला नहीं है। तो ये एक फॉर्म बनाने का सही तरीका हुआ, लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि एक एक एलिमेंट के लिए आपको एक एक इवेंट हैंडलर यहाँ बनाना पड़ रहा है, एक स्टेट बनाना पड़ रहा है, इससे आपको पूरा ये भर जाएगा। देखो आप अगर सभी एलिमेंट को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पूरे को कमेंट यहाँ से थिंक, हाँ यहाँ तक पूरा का पूरा कमेंट कर डालिए, बिकॉज स्टेट भी हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह बनाएंगे इस बार। और ये फॉर्म हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आई थिंक, और ये मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख दूँ क्या, कमेंट लिख देता हूँ, सब इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या है ये हैंडल एलिमेंट 1 by 1, यहाँ 1 by 1 एलिमेंट हमारा हैंडल हो रहा था, और अभी जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग सभी को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी हमें तो पहले तो स्टेट बना लेना है, बिकॉज स्टेट बनाएंगे तभी हमारा ऑन चेंज लगेगा। तो आप स्टेट यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह बनाएंगे, एक एक नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर एरे लिखा यूज़ स्टेट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, इस पर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर राज इस तरीके से राज से लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एम्प्टी रखना चाहते हैं एम्प्टी रख सकते हैं, कॉमा देना है, और दूसरा लास्ट नेम के लिए यहाँ पर लिखना है लास्ट। और ये पूरा का पूरा ये जो डिफ़ॉल्ट मतलब करंट वैल्यू है, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर प्रॉपर्टी में आएगा, उसका आप नाम लिख लीजिए कुछ भी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्म डेटा, और इसको सेट करने के लिए सेट फॉर्म डेटा हो गया। बस नॉर्मल यही होता है, बस हमने स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ हमने स्ट्रिंग यूज़ किया था, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया एक साथ सब कुछ करने के लिए। अब इसी का यूज़ करना है और इसको सबको सेट करना है चेंज पे, ऑन चेंज पे। तो यहाँ ये, और कॉन्स्ट लिखिए, फिर लिखिए हैंडल चेंज इक्वल ई ऑब्जेक्ट अभी भी रहेगा हमारे पास, और ये क्या लिख दिया, पहले अपन कर्ली क्लोज करना है। यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा, अब चूँकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको, और ये इटरेबल होगा, आपको क्या लिखना है कुछ इस तरीके से, पहले कर्ली क्लोज देना है, फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर फॉर्म डेटा, यानी कि अगर पहले से कुछ है तो वह रहे, लेकिन हम लोग जो दे रहे हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पर एरे डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी कि एक एक एलिमेंट का जो भी अपना नाम होगा वह, और उस पर आपको ये वाली वैल्यू सेट करनी है, ई टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको करना है। अभी देखिए बस इतना ही करना है, और इस पर कुछ नहीं करना आपको, अलग अलग इस तरीके से एक एक एलिमेंट का नहीं बनाना। ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे जाएगा, बिकॉज आपने डॉट नेम लिखा हुआ है, डॉट नेम कौन सा मतलब ये वाला, ठीक है, जाएगा और उस पर जो भी वैल्यू टाइप किया जाएगा उसको असाइन करता जाएगा, और इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। बट थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको वैल्यू का जो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये फर्स्ट नेम डायरेक्टली नहीं है, ये फॉर्म डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी है। तो फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ आपको फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम इस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ भी फॉर्म डेटा डॉट लास्ट नेम इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। और ऑन चेंज पर आपको सेम वही लिख देना है, ये हैंडल चेंज सेम एक ही फंक्शन दोनों जगह काम करेगा। तो यहाँ पर आप ये लिखिए, यहाँ पर भी आप सेम वही लिखिए, बस ये लिखिए, और देखिए कि काम होता है या नहीं। हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं, देखिए हमारा ये एडिट हो पाता है या नहीं। खराज काम कर रहा है, कुमार काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्म एक सबमिट बटन बनाते हैं, और फॉर्म का डेटा आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे और इसको बैकएंड भेजेंगे एपीआई के थ्रू, जेसन कॉल करके, और मतलब जेसन के थ्रू जेसन डेटा बनाकर और भेजेंगे आप एपीआई पे, जिससे कि डेटाबेस में सेव हो सके। नॉर्मली ऐसा ही होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। तो इसको कैसे डेटा का
फॉर्म का डेटा कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे आप गेट करेंगे वो देखिए। उसके लिए आप यहाँ पर ऑन सबमिट का यूज़ कर सकते हैं। ऑन सबमिट इक्वल हैंडल सबमिट नाम का एक हम लोग बना रहे हैं, हैंडल फॉर्म सबमिट, इस तरीके से फंक्शन बनाना पड़ेगा। और इसको बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ खास करेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली कंसोल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने हैंडल फॉर्म सबमिट बनाया, ई हमारा है, ई पहले प्रिवेंट करना है वरना आपका पेज रिलोड हो जाएगा। तो ये लिखना अनिवार्य है जब आप फॉर्म हैंडल कर रहे होते हैं तब। और कंसोल कर लेंगे, सबमिट बटन क्लिक्ड, और फॉर्म डेटा पे चूंकि हमारा सारा डेटा रहेगा, चाहे वो इनिशियल डेटा एम्प्टी हो या फिर फॉर्म भरने के बाद हो, डेटा फॉर्म डेटा पर ही रहेगा तो आपको दिख जाएगा। और एक बटन बनाना पड़ेगा, सबमिट बटन। तो यहाँ ये लिखिए बटन और सबमिट, इसका टाइप आपको देना पड़ेगा बिकॉज आप ऑन सबमिट, ये जो है ये ट्रिगर तभी होगा जब बटन आपका टाइप सबमिट हो। तो आप यहाँ पर टाइप लिखिए और लिख दीजिए सबमिट बटन, सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको कीजिए रिफ्रेश। अब ये आप कंसोल में देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राज और यहाँ लिखा कुमार, और सबमिट में कैसे क्लिक करेंगे, आपको सबमिट बटन क्लिक और ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको सारा डेटा दिख जाएगा। बस यही डेटा क्या करना है आपको, एपीआई के थ्रू बैकएंड में यहाँ पर भेज देना है, एपीआई कॉल करके, और डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म डेटा कैप्चर करने का तरीका हो गया। बस इसमें इतना ही है और इसमें कुछ खास है नहीं। आप एक एक करके करना चाहें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बस आपको हैंडल करना होगा एक एक करके, सभी डेटा को किसी एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, फिर वो सारा का सारा डेटा आप भेजेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर दूंगा आप लोगों के लिए, और ये वाला कमेंट आउट कर दूँ बिकॉज आप यहाँ से देखते हुए चलिएगा तभी आपको समझ कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ये कमेंट से आउट करते हैं और ये कमेंट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कमेंट होगा। तो ये फॉर्म था और इसमें कुछ खास है नहीं, वैसे तो काफ़ी सारी लाइब्रेरी है फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करने के लिए। इसमें फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हैं बाय द वे, इस पे तो वैलिडेशन का कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट लाइब्रेरी यूज़ होता है बहुत सारा, रिएक्ट फॉर्म, इस तरीके से बहुत सारा लाइब्रेरी है, मटेरियल यूआई वगैरह में फॉर्म वगैरह मिल जाता है। ये फॉर्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ENV जो कि वीट से ज़्यादा रिलेट करता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पर API की मेंशन करना पड़ेगा, तो वो आप डायरेक्टली अपने कोड में करेंगे तो वो एक्सपोज हो सकता है। उसको .env फाइल में किया जाता है। अब .env फाइल बनाते कैसे हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में वह दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं, यहाँ पर न्यू, अरे भाई यहाँ नहीं बनाना, कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पर लर्न लर्न यूजिंग ENV लिखते हैं, लर्न यूजिंग ENV, यही होता है। एक बार जब आप सब कुछ करते हैं तो यही होता है, लर्न यूजिंग ENV, मतलब बहुत देर से रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा दिमाग जो है वो थक जाता है तो फिर गड़बड़ने लगता है। कोई नहीं, अभी बस लास्ट टॉपिक हमारा RAFC ये हो गया। अब इसको हटाइए और यहाँ पर ये हटाना है, यहाँ पर ये हटाना है, और यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ H1 हाउ टू यूज ENV इन रिएक्ट प्लस वीट। ये वीट के साथ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग एक ENV बनाते हैं, ENV अब बनाएंगे कहाँ पर, ENV अब बनाएंगे अपने CH1 प्रोजेक्ट के अंदर। तो राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल .env या फिर .env लोकल भी आप बना सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ लिखने का तरीका तो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं जब ENV तो हम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई बेस API URL है, वह मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया। या फिर अगर मेरे पास कोई API की है मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये यूज़ होगा, क्या ये यूज़ होगा, देखते हैं। तो यहाँ आया मैं और यहाँ पर प्रोसेस ENV एक तो काम नहीं करेगा सबसे पहली बात। अब यहाँ पर आपको वीट जब आप यूज़ करते हैं तो आपको इसको यूज़ करने के लिए लिखना पड़ता है import .meta.env .base, जबकि यहाँ वेरिएबल का नाम है वह ये वाला नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। और सेम उसी तरीके से अगर मैं एक BR लगा दूँ ताकि न्यू लाइन में आए, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर API की जो वेरिएबल है ये लिखना होता है। लिख दिया। अभी इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, एक कुछ भी नहीं, ना तो एरर दिख रहा ना कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो हो गई गड़बड़ वाली बात। हम लोग इसको हमने अभी तक यहाँ लिखा नहीं होगा इसी वजह से नहीं दिख रहा। तो यहाँ ये लिखिए लर्न यूजिंग ENV, अब दिखेगा कुछ ना कुछ। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अभी ये एक H1 दिख जाए, पहले H1 दिख रहा, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, इसको सेव किया, यहाँ पर आते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है, वार्निंग, इन्फो, डीबग, ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा। बट हमें हमारा डेटा भी नहीं मिला, वेरिएबल भी नहीं मिला। तो ये मिलेगा आपको कब, जब आप इस पे प्रीफिक्स करेंगे सभी वेरिएबल में वीट, तो VIT इस तरीके से वीट लिखना है, और यहाँ पर भी आपको वीट लिखना है अंडरस्कोर इस तरीके से, और सेम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर वीट अंडरस्कोर। इसको ऐसे कीजिए और सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो अब आपको यहाँ पर सर आपको ENV में जो भी होगा वो आपको दिख जाए। तो वीट जब आप भी यूज़ करते हैं रिएक्ट के साथ वीट या वीट के साथ रिएक्ट, तो आपको अपना ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी वेरिएबल बनेगा ENV में वो आपको वीट प्रीफिक्स करके बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर यूज़ करते वक्त आपको लिखना है import.meta.env और वीट के साथ पूरा वेरिएबल करना।
कहीं पर इसको यूज़ कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं समझता हूँ कि मैंने सब कुछ बताया है इस पर आपको, जितना आपको नेक्स्ट इस पे जाने के लिए चाहिए वो सब कुछ है इसमें। रिएक्ट का लगभग लगभग सारा कुछ है इस पर। हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक को, ये कुछ तो आपको दिखे, तो ये यहाँ से क्लोज करते हैं, और इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलविंड सेल्स कैसे आप यूज़ करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, तो आप देख लीजिए कि इसको कैसे आप वीट जब आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं अपने कोड में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। इस पर नहीं करेंगे, जैसे कीजिए इसको सी डॉट डॉट करके इससे बाहर आते हैं, क्लियर करते हैं, और वापस से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग npm क्रिएट वीट लेटेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, ओके, ch2 इसका नाम रखते हैं, चैप्टर 2, और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट हो गया, cdch2 npm i करके पहले सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर, जो कुछ भी है नोड मॉड्यूल्स वगैरह हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको टेलविंड की साइट पे लेके चलता हूँ। तो टेलविंड की साइट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको डॉक्यूमेंटेशन इसका मिल जाएगा। देखिए डॉक्स में जाना है यहाँ पर, और यहाँ से जाना है आपको आई बिलीव फ्रेमवर्क गाइड्स पे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीट। तो आप व्यू यूज़ कर रहे हो या फिर रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, वीट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वीट या वाइट जो भी इसको लोग कहते हैं, यूज़ करते हैं, इसी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पूरा प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए यूजिंग रिएक्ट यहाँ लिखा गया यूजिंग रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग व्यू कैसे कर सकते हैं, ये सब है। तो पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अपना रिएक्ट का, जो कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, उसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है टेलविंड का ये यूटिलिटी सब कुछ। इसको कॉपी करके रख लेता हूँ मैं, और यहाँ आते हैं, देखिए ये हो चुका है, इसको कीजिए क्लियर। अगर आप npm रन डेव करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे रन होके, इसे डिफ़ॉल्ट जो है वह। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग टेलविंड का SRC में ये app.jsx में, और ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मैं हटा, सिंपली एक ही रखेंगे h1 हेलो रिएक्ट प्लस वीट प्लस, इसको सेव किया, इसको हटा देते हैं, और ये सब कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, इसको हटा, और ये CSS किसी काम का नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये हटा देते हैं, और यहाँ से ये जो CSS है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। index.css पे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब भी हटा देता हूँ मैं। CSS हमारा टेलविंड का लगेगा, तो ये सब हटा दिया मैंने। बाकी कोड सेम है, और इसमें कुछ खास चेंज किया है नहीं मैंने। इसको अगर आप आके देखेंगे अभी यहाँ पर तो आपको ये दिखेगा, क्योंकि h1 है तो इस तरीके से दिख रहा है, जो नॉर्मल अपना HTML का होता है वह अप्लाई है यहाँ पर। अब टेलविंड का काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आइए, इसको कीजिए स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, या फिर हाँ स्टॉप पेस्ट कर देते हैं, और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए। इससे आपका टेलविंड इंस्टॉल होगा, पोस्ट CSS इंस्टॉल होगा, और ऑटो प्रीफिक्सर भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसके लिए आवश्यकता है वह, ये सब ये इंस्टॉल कर लेगा अपनी खुद की मर्जी से। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम लोग देखते हैं ये नीचे। इसके बाद ये कहता है कि इंस्टॉल करने के बाद आपको जनरेट करना है एक फाइल, ये वाली फाइल। तो उसके लिए आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, init। इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ ये देखिए ये हो गया, और इस पर इसको करते हैं क्लियर। पहले आपको ये दिख जाएगा, पैकेज लोकेशन फाइल पे जाइए, और यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा ये ऑटो प्रीफिक्सर अभी हुआ है, और आपको पोस्ट CSS दिख जाएगा, टेलविंड का ये वर्जन दिख जाएगा। अभी टेलविंड का कॉन्फ़िग का कोई फाइल जनरेट नहीं हुआ, तो उसको जनरेट करवाते हैं। ये लिखा npx टेलविंड CSS init-p इंटर की प्रेस करते हैं, और फाइल यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट हो गया, पोस्ट CSS का भी और इसका भी दोनों का हो गया। यहाँ पर दिख भी रहा है कि किस किस का हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डॉक में आना है, और ये कहता है कि आपको कंटेंट में, यानी कि tailwind.config.js फाइल पे जाना है, और सिंपली ये दो चीज़ आपको मेंशन करनी है कंटेंट के अंदर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। आएंगे वापस, पहले यहाँ आते हैं, और जाइए tailwind.config.js फाइल के अंदर में, यहाँ पर कंटेंट दिखेगा, यहाँ ना इंटर की प्रेस करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हमारा हो गया। इसको कर दीजिए क्लोज, इसका कोई काम नहीं है, वापस चाहिए। और ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है, और index.cs फाइल के अंदर करनी है, जो SRC फोल्डर के अंदर है वह। तो यहाँ ये और SRC फोल्डर है हमारा यहाँ पर, जिसके अंदर index.cs फाइल है। यहाँ से हमने सब कुछ रिमूव कर दिया था, बस इसको पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा अल्टीमेटली मेंशन कहाँ है, ये हमारा अल्टीमेटली मेंशन है यहाँ पर, जिससे हमारा ये सभी कॉम्पोनेंट पे काम करेगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब सिंपली आप npm रन डेव कीजिए, और टेलविंड की क्लासेस यूज़ कीजिए, जैसे आप यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको कॉपी कर लूँ मैं, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। कॉपी करते हैं, और यहाँ पहले आते हैं, और यहाँ लिखते हैं npm रन डेव। आप देखेंगे कि h1 हमारा चेंज हो गया होगा यहाँ ये, और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करेंगे, और देखिए आपका h1 कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, बिकॉज टेलविंड का जो h1 होता है वो उसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, वो बिल्कुल इस तरीके से दिखता है नॉर्मल। अब इसमें टेलविंड का क्लासेस हम लोग लगाते हैं,
तो यहाँ पर आते हैं और टेलविन का क्लासेस हम लोग यहाँ पर जब हमने कॉपी किया तो उसी को पेस्ट कर देता हूँ और ये कॉट मिसिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा टेक्स्ट साइज 3 XL हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा और अंडरलाइन आ जाएगा। सेव किया और देखिए हमारा कॉम्पोनेंट रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये टेलविन हमारा काम कर रहा है। अब आप अपने कॉम्पोनेंट में किसी भी कॉम्पोनेंट में टेलविन यूज़ करना चाहें, कॉम्पोनेंट फोल्डर बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। टेलविन इस्तेमाल करना आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये खत्म हो गया, इसको क्लोज करते हैं। टेलविन का आपने देख लिया, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो इसी तरीके से एक यूआई लाइब्रेरी है जो कि है मटेरियल यूआई रिएक्ट के लिए। ये आप सीखिएगा, बहुत मजा आएगा। अब इस तरीके के कॉम्पोनेंट ईजिली बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, डेट वगैरह ये सब कुछ। इसका भी मैंने वीडियो बना के यहाँ पर रखा हुआ है। मटेरियल यूआई लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म के लिए यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म है ये, इसमें आप फॉर्म बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। वैलिडेशन वगैरह सब कुछ इन्होंने अच्छे तरीके से किया होगा, तो आप फॉर्म के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी लाइब्रेरी, इसी तरीके की बहुत सारी लाइब्रेरी हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग। तो सब तो मैं बता नहीं सकता, बट मैंने आपको एक दो यहाँ पर दिखा दिया कि हाँ ये कुछ इस तरीके से है। अब चाहे तो इसको सीख सकते हैं। इसको क्लोज करूँ मैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि रिएक्ट कंप्लीट है तो फिर इसमें रिडक्स कहाँ है। तो रिडक्स का मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको आना है, इसमें स्क्रॉल डाउन करते जाइए और ये वाली प्लेस आपको ओपन करनी है, रिडक्स। इसको ओपन कीजिएगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 वीडियो, मात्र 2 वीडियो, जिसमें रिडक्स टूलकिट और रिडक्स टूलकिट्स के साथ जो हमें आरटीके क्वेरी मिलता है जिससे हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं, वाह ये दोनों ही मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया। मैं ये इतने डेप्थ में दोबारा मैं चाह कर भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त का जो मेंटेलिटी था शुरू में फर्स्ट टाइम बनाने का वो अलग होता है, अभी वापस से बनाने का अलग होता है। तो इसमें जो डेप्थ है ना वो अब दोबारा नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको देखिएगा। अभी ऐसा नहीं देखना कि ये 2 साल पहले है तो ये तो बहुत पुराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी भी ये यूज़ होता है बिकॉज इसका कोई खास अपडेट आया नहीं है, ठीक है, कोई खास अपडेट आया नहीं। आप इसको देखिएगा। आप रिडक्स टूलकिट का यूज़ करके कैसे स्टेट मैनेज करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो आप सीख जाएंगे कम्प्लीटली। और एपीआई कॉल कैसे करते हैं आरटीके क्वेरी का यूज़ करके, वह भी आप सीख जाएंगे कम्प्लीट। तो आप इसको देखिएगा बजाय इस डेट को या फिर ईयर को देखने के। आपको देखना है कि कौन सा वर्जन है यहाँ पर है, कितना ज़्यादा वर्जन आगे बढ़ा है, कितना अभी पास में है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसमें कुछ समझ में आएगा। लोग अभी भी इसको देखते हैं और बहुत ही अच्छे व्यूज़ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये आपको देखना है रिडक्स के लिए। बाकी मटेरियल यूआई के लिए यहाँ पर देखिए, मटेरियल यूआई का ये वाला आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर मटेरियल यूआई के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये लास्ट वाला देखना है, बिकॉज ऊपर का अब यूज़ नहीं, अब नीचे वाला सब सिर्फ ये देखना है 1 वीडियो मटेरियल यूआई। आप इसमें सीख जाएंगे पूरा कंप्लीट। अगर आपको रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट इस वाले लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ये प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं वीपीएस में या फिर क्लाउड में, तो उसके लिए आपको मेरा वीपीएस का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। यहीं कहीं तो था, देखिए डोमेन एंड वीपीएस होस्टिंग, यहाँ पर इसको ओपन करना है और इसको कैसे होस्ट करना है, कैसे इसका प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करते हैं, ये सब मैंने यहाँ बताया हुआ है। रिएक्ट आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, देखिए रिएक्ट वाला यहाँ पर है। अपाचे वेब सर्वर के साथ कैसे करते हैं, कैसे इंजन के साथ करते हैं, वह सब मैंने बताया था, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि डॉकर के साथ कैसे सेटअप करते हैं रिएक्ट का, तो वो भी डॉकर प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। देखिए डॉकर रिएक्ट वाला, देखिए यहाँ पर जेएस डेवलपमेंट विद डॉकर इन्वायरमेंट, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप डॉकर के साथ सीखना चाहते हैं तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, तो आप इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आप इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे। टेलविन जानना तो टेलविन का ऑलरेडी यहाँ पर है, टेलविन आप सीख सकते हैं। मॉडर्न स्टैक के लिए जैसे कि मैंने बताया था, ये वीडियो आपने देख लिया तो रिएक्ट आपका कंप्लीट समझ लीजिए। अब बाकी के जो नोड मोंगोडीबी और एक्सप्रेस बचता है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट से मॉडर्न स्टैक को कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें भी ईयर नहीं देखना, वो देखना है कि कौन सा वर्जन इसमें यूज़ हुआ है। इसके अलावा आप मॉडर्न स्टैक का कुछ प्रोजेक्ट है जो आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन लोग आके यहाँ मेहनत करके सर्च नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें दिखती नहीं है। रिएक्ट का राउटर पढ़ना है तो रिएक्ट राउटर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको आप ओपन कीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको सिंपली ये वाला सिर्फ देखना है, रिएक्ट राउटर V6, बस एक ये ऊपर से ये 3 नहीं देखना, सिर्फ ये देखना और रिएक्ट राउटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ और कुछ है क्या, और आई थिंक कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं। इससे आपका रिएक्ट जेएस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया रिडक्स वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है और इस पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस है। रिडक्स तो अलग चीज़ हो गया ना, अलग लाइब्रेरी है वो। रिएक्ट राउटर की बात करते हैं वह भी अलग लाइब्रेरी है, तो उसको इसमें एक साथ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस था, कंप्लीट आपको यहाँ पर समझने को मिला। उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।